हिमाचल के किसान 3 लाख रुपए का पर एकड़ का पेस्टिसाइड जमीन में गड्ढा छेद कर करके डालते हैं। नासिक में जो है ना 3 लाख का पेस्टिसाइड अंगूर में डलता है। अनानास में 7 लाख का पेस्टिसाइड डलता है। ये देश भोजन खा रहा कि जहर खा रहा? आज ज़्यादातर किसान 50,000 प्रति एकड़ कम से कम पेस्टिसाइड पे खर्चा तो करते हैं। आप कह रहे हैं कि 40-50 हज़ार से एकदम शून्य हो सकता है? बिल्कुल जीरो। ये कैसे? क्या है ये संजीवनी खाद जो बाकी किसान नहीं जानते हैं? अगर मैंने कोई क्रॉप लगाने के 5-10 दिन 15 दिन पहले जीवामृत डाला है तो ये समझ लीजिए डिजीज तो नहीं आएंगी। आमदनी किसान की जो कम है वो कैसे बढ़ेगी? बढ़ जाएगी मित्र। एक बार सॉइल की कैपेसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाइए ना। देखिए 20 कुंटल की क्षमता वाला बीज अगर 40 कुंटल ना दे दे तो कहना कोई यूरिया डीएपी नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, मैं प्रोडक्शन 1.5 गुना करके दिखा देता हूँ। अगर किसी को धरती माँ को बेहतर करना है तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए 2-3 सेट सूत्र हैं कि बीडी साइड नहीं डालना, फसलों के अवशेष को आग नहीं लगानी, बेचना नहीं। आज इंडस्ट्रियलिस्ट 100 रुपया कुंटल में किसानों की क्रॉप रेजिड्यू भी खरीद रहे हैं। अब पिछले 5-6 साल से नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है लेकिन रिजल्ट जीरो। उसका रीजन है कि नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड में। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें लगभग एग्रीकल्चर में 40 वर्ष का अनुभव है। अब इस पॉडकास्ट का एक उद्देश्य और है कि जो भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नॉलेज है, जो भी विजडम हमारे एंसेस्टर्स के पास है, हमारे एल्डर्स के पास है, उसे प्रिजर्व करना। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं विनोद कुमार सचिन सर, जो कि कृषि संस्कृति नाम का एक बहुत फेमस चैनल भी यूट्यूब पे चलाते हैं। आज के एपिसोड में हमने एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा की है, जो कि ये कैसे इनपुट कॉस्ट कम करते हुए किसान अपने आमदनी डबल कर सकते हैं। इस एपिसोड में हमने विनोद सर के साथ अलग अलग चीज़ पर बात की है। एग्रीकल्चर और खेती में धार्मिक अधार्मिक क्या होता है, कैसे हमें धरती माँ का ख्याल रखना चाहिए, एग्रीकल्चर में सॉइल हेल्थ कैसे इम्प्रूव करना है। इस एपिसोड में हमने एक और बहुत ही ज़रूरी विषय पर डिस्कशन किया है, जो कि है सॉइल माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन के बीच में रिलेशन। अगर आपको प्राकृतिक खेती करनी है, जैविक खेती करनी है और बिना ज़्यादा खर्चा किए हुए अपना उत्पादन बढ़ाना है तो इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने एक और ऐसे तरीके के बारे में डिस्कशन किया है जहां आप बिना पेस्टिसाइड यूज़ किए हुए और कम से कम खर्चे में खुद के खेत पर एक ऐसा चीज़ बना सकते हैं जिससे आपके खेत और फसल में कोई पेस्ट या बीमारी नहीं आए। किसान भाई और बहनों, विनोद सर के पास बहुत सारा अनुभव है और इस 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में हमने प्रयास किया है इस अनुभव को आप तक पहुंचाने का। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए हमें कि कैसा आपको ये एपिसोड लगा और आगे हमारे चैनल पर आप कैसे गेस्ट को देखना चाहेंगे। प्रेजेंटिंग टू यू विनोद कुमार सचिन सर, ओनली ऑन एग्री टॉक। विनोद सर नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। काफ़ी सर अनुभव है आपका खेती में। आज मैं एज अ स्टूडेंट आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, रासायनिक खेती भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो आज के कॉन्वर्जेशन से हम ये प्रयास करेंगे कि आपका जो अनुभव है खेती को लेकर के वो लोगों तक पहुँचाए। क्या सही देखा है आपने, क्या गलत देखा है, क्या बदलाव आप खेती में चाहते हैं, ये हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, आप एक किसान के बेटे हैं, यूपी में हैं। आपका खेती से क्या परिचय, कब से आप खेती कर रहे हैं? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे देंगे तो लोग समझेंगे कि वो कितने अनुभवी आदमी से बात कर रहे हैं। देखिए, खेती में बचपन में खेती तो नहीं करता था लेकिन बाबा के साथ, पिताजी के साथ खेती को देखता रहा। फिर जब मैं कक्षा 8 पास कर लिया, यानी 14 साल की उम्र के आसपास हूँगा, कि मैं खेती में भैंस का दूध निकालना, भैंस को कुट्टी काटना, खेत जाना और हल नहीं जोता लेकिन उसकी मदद करना, फसल को काटना, खलिहान में फसल की ओसाई कराना। तो गांव में रहा तो खेती से खूब अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि आज के 50 ईयर पहले की खेती कैसी थी और आज की खेती कैसे है। और फिर मैं सौभाग्य से एग्रीकल्चर पढ़ा और एग्रीकल्चर में जॉब करने लगा, तो 39 साल एग्रीकल्चर में जॉब किया। अच्छा। 39 ईयर।
अभी 2 महीना पहले मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। तो खेती हमारा एक ये है कि किसान है, गांव है, गरीब है, उसका स्थायी ठिकाना गांव में है। आज का सिस्टम, आज का जो एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी है, उसने गांव को वीरान किया है। गांव से लोग, किसानों के 10 एकड़ के किसान का बच्चा भी खेती नहीं करना चाहता, वो शहर में 12-14 हज़ार का जॉब करना चाहता है। किसी ज़माने में लोगों की जॉब लग जाती थी और वो छोड़ करके चले आते थे और कहते थे क्या करना है, नौकरी में क्या रखा है। और कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। नौकरी को तो लोग भीख के समान समझते थे और आज नौकरी सबसे उच्चतम पायदान पर है और खेती सबसे निम्नतम पायदान पर है। तो खेती को बचपन से देखा और अभी चूंकि मैं फील्ड में रहा, किसानों के साथ रहा और इधर 5 साल से तो मैं देश के पूरे हर राज्य के किसानों के साथ जुड़ गया। उनसे डेली मेरी 50 लोगों से 40 लोगों से बात होती, तो मैं समझ सकता हूँ किसान की पीड़ा क्या है, धरती माँ की पीड़ा क्या है। तो आपने मैं सर हाँ, आपने एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताया कि 30-40 साल पहले जो खेती था आज वो खेती ना रहा। वो ना आप क्यों कहते हैं सर? क्या बदलाव आया? देखिए, आज मैं खेती में एक बदलाव तो बिल्कुल दिखने वाला बता दूं आपको कि 1950 के दशक में हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी, नो डाउट थी। और हमारे सिस्टम ने, सरकार ने, वैज्ञानिकों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और हम 1990 में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए थे। और 1990 के बाद खाद्यान्न उत्पादन में तो आत्मनिर्भर हुए थे और आधुनिक कृषि को अपना करके जो हमने खोया था उस पर अध्ययन शुरू हो गया था। तब ऑर्गेनिक फार्मिंग का विषय आया। 20 साल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग का देश में बातचीत हुई, उसके योजनाएं भी बनी, लेकिन रिजल्ट जीरो। अब पिछले 5-6 साल से नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट जीरो। उसका रीजन है कि हम वास्तविकता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो हमने एक अचीवमेंट पाया कि हमारे पास आज सरप्लस फल है, सरप्लस सब्जियां, सरप्लस खाद्यान्न है, लेकिन सॉइल का जो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी वैल्यू 1950 में 0.6% थी हमारी जमीन में एवरेज। आज वो घट करके 0.3 हो गई है। वाटर लेवल 40, 50, 60 फुट पर था, आज वो गिर करके 100 और 250 और 800 फुट पर पहुंच चुका है। फॉरेस्ट एरिया 27% था, आज वो 7% बचा है। वाटर बॉडीज यानी सरफेस वाटर हमारे पास करीब करीब 3% था, आज वो 0.7% बचा है। पहले लोग स्वस्थ थे, अब 50% लोग बीमार हैं। पहले किसान के ऊपर कोई कर्ज नहीं था, आज 80% किसान कर्ज में डूबा है। तो एक उत्पादन तो मैंने बढ़ाया है, लेकिन भोजन जो उगाते हैं उसका भोजन के रूप में होना चाहिए, वो विष के रूप में नहीं होना चाहिए। आज का भोजन विष है। मतलब रोटी खा करके, सब्जी खा करके, फल खा करके लोग सोचते हैं कि हम तो ये खाते थे कि मेरा शरीर, तन, मन दोनों पवित्र रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आज न किसी का तन स्वस्थ है, न मन स्वस्थ है। ये हमने खोया। यानी प्राकृतिक संसाधनों को मैंने बर्बाद किया, बायोडाइवर्सिटी को मैंने वीक किया और हमने अपने विचारों में, विचार मेरे दूषित हो गए, शरीर तो मेरा बीमार हो गया। ये मैंने खोया। तो आदमी को हंसना चाहिए। आज आदमी कोई हंस नहीं रहा है। चाहे जिससे पूछ लेना आप, बड़े से बड़े धनाढ़ व्यक्ति से पूछ लेना, और नेताजी कैसे हैं आप, तो यही बताएगा कि बहुत प्रॉब्लम में हूँ, टिकट नहीं मिल रहा है, हार गया हूँ। ठीक है ना? आई थिंक हाँ सर, बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपने बोला है। मैं चाहता हूँ, आपके कई सारे वीडियोस मैं देखा हूँ और मैं चैनल भी आपका फॉलो करता हूँ, एंड कुछ ऐसे चीज़ हैं जिस पे आप बार बार किसानों को बोलते हैं ध्यान रखने का। सबसे पहले आप कहते हैं कि धरती माँ की खेती, और जब तक धरती माँ पे हम ध्यान नहीं देंगे तो खेती बेहतर नहीं होगा।
दूसरी बात है कि आज जैसे आपने कहा, हमारे देश में ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं। मतलब 85% से भी ज़्यादा किसान के पास लगभग 2-3 एकड़ ज़मीन होता है, आपने बस। देखा होगा। हम्म। और ये किसान के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना मुमकिन नहीं होता है। तो जैसे आप बोलते हैं कि मार्केट से उनको अपना डिपेंडेंसी हटाना है, उसका बिल्कुल। एक तरीका है प्राकृतिक खेती। तीसरा जो आपका फ़िलॉसफ़ी पे मैं आज लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि 4 प्रिंसिपल के बारे में आप बात करते हैं: धरती माँ, जल, जानवर जानवर और पानी, पेड़ हम्म। पौधा भी, ये सब के बारे में आप बात करते हैं, खेती में कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। एंड आखिर में कि क्या क्या टेक्निक है, जैसे जीवामृत का बात करते हैं, संजीवनी खाद का बात करते हैं, किसान असली में इसे कैसे उपयोग करना चाहिए, राइट। ये सबसे पहले सर, मैं पढ़ रहा था कहीं कि 2003 के आसपास प्राकृतिक खेती में पे आप ज़्यादा ध्यान देने लगे। उस समय ऐसा कुछ हुआ था या आपका कुछ अनुभव आपको बताया कि इस समय आपने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया? मैं कहीं पढ़ा था, ये पता भी नहीं कितना सच्चाई है इस बात में, 2003-4 के आसपास उस समय ज़्यादा प्राकृतिक खेती करने लगे थे। हाँ, तो जंगल में नो नीड इरिगेशन, नो नीड फर्टिलाइजर, कोई बीमारी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ की सॉइल रिच है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि एग्रीकल्चर को समझना है तो भगवान शिव, आदि पिता सदाशिव माने धरती, और आदि शक्ति माँ दुर्गा माने वनस्पतियाँ। हमको जितना भी वनस्पति दिखता है ये सब आदि शक्ति माँ दुर्गा, माता पार्वती है, जो शिव के साथ परस्परता में काम करती। किसके लिए? जीवों के लिए। हर जीव जिए। जैसे आपको देखा होगा, हम क्रॉप बोते हैं खेत में, लेकिन ये वीड्स अपने आप जमते हैं। तो माता का काम सबको पालना है, ह्यूमन को, मनुष्य को केवल नहीं। जितने भी चींटी है, चींटा है, सांप है, बिच्छू है, चूहा है, जो कुछ भी सॉइल के पास है, सब पलें, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, इसलिए माता उनके लिए वीड्स बोती है। और किसी जमाने में मनुष्य के लिए भी तो भोजन प्रकृति ही बोती थी। हम खेती जब नहीं करते थे तब कंदमूल फल खाते थे। कौन उगाता था? लेकिन आबादी बढ़ी तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो मैंने खेती शुरू किया। बट फिर मैं स्वार्थी हो गया। अब मैं केवल अपना देखता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, चूहे को क्या मिलना चाहिए, सांप को क्या मिलना चाहिए, पक्षी को क्या मिलना चाहिए, गिलहरी को क्या मिलना चाहिए, हमको याद नहीं है। हम सोचते हैं सारी धरती मेरे लिए, तो उस हिसाब से खेती करते हैं। मुझको चिड़िया भी दुश्मन लगती है, मुझको चूहा भी दुश्मन लगता है, सबको मारने लगे। और इसीलिए हम हंस नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आ गई हैं। आप जो कह रहे हैं सर कि खेती को एक धार्मिक रूप से देखना चाहिए, भगवान का मतलब दिया हुआ धरती है, सबको साथ लेके जाना चाहिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमने ये नहीं किया। आज अगर आप देखें तो भारत में किसान का एवरेज इनकम 8-10 हज़ार है प्रति महीने। मतलब जो भी डेटा ऑनलाइन बताता है ऐसा ही है। और जैसे हमने भी यस। डिस्कस किया था, आप फ़ोन पे बात कर रहे थे अब कि आपका आवाज हमारे नहीं आ रहा देश हमको। में प्रोडक्शन सरप्लस है, लेकिन किसान आज भी खर्चे में। तो यदि हम खेती को इस धार्मिक रूप से करें, क्या तब भी खेती में पैसा हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, मैं बताऊं आपको, आज हमारे देश का जो टोटल किसान जो प्रोड्यूस करता है, खाद्यान्न, सब्जियां, फल और कपास, गन्ना, ये सब कुछ, इसका आप ईयर बुक आती है, उसमें लिखा रहता है कि इस साल देश में इस फसल का इतना इतना एरिया रहा और इतना इतना प्रोडक्शन रहा। कभी मार्केट वैल्यू से जोड़ लेना तो 22 लाख करोड़ के आसपास फिगर पहुंचती है। किसान अगर कुछ भी अपने घर में ना रखे तो 22 लाख करोड़ रुपए का प्रोड्यूस किसान करता है, बाजारी कीमत। अब आप देखेंगे कि जब सब्सिडी दे रही है, अगर सब्सिडी का अमाउंट जोड़ दें फर्टिलाइजर पर, तो 4.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर किसान यूज करता है। और आप रिकॉर्ड तो करीब 2.25 लाख करोड़, लेकिन मतलब ऑन रिकॉर्ड और आप रिकॉर्ड जब जाएंगे तो 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड यूज करता है। तो 4.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर और 8 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड, उसके बाद फिर डीजल, मशीनरी, करीब करीब 15 लाख करोड़ का यूज करता है टोटल। अब 7 लाख करोड़ बचे।
अब 7 लाख करोड़ रुपए को जरा 14 करोड़ किसानों में डिवाइड करेंगे तो वही 26-27 हज़ार रुपए पर हेड आता है, जबकि लेबर नहीं जोड़ा। अब इस किसान की आमदनी अगर बढ़ानी है तो ये जो केमिकल है ना, फर्टिलाइजर के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, इनको मुझे बंद करना पड़ेगा। किसान की आमदनी ऑलरेडी दोगुना हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बंद करने पड़ेंगे, तो जो इनके पैरोकार हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं मुंह से, लेकिन अंदर में उनके जहन चलता है कि केमिकल की इंडस्ट्री चलती रहे, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में कूदेंगे तो देश भूखों मर जाएगा। ये लोग इतिहास बताते हैं 1950 का। 1950 में मैं भूखों मरता था। मेरा एक सवाल है कि इतिहास पढ़ना है तो 1950 का क्यों पढ़ते हो? 7वीं शताब्दी का पढ़ लो, जब भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और 34% खाद्यान्न पूरे वर्ल्ड का केवल इंडिया पैदा करता था। हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दुनिया में कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। तो कैसे था? क्योंकि मेरे फोर फादर तब पंच महाभूत यानी सॉइल की पूजा करते थे, वाटर की पूजा करते थे, जंगल की पूजा करते थे, जीव जंतुओं को मारते नहीं थे। और आज मैंने लोभ लालच के चक्कर में सॉइल को बंजर बना दिया, सॉइल के नीचे का पानी लूटने लगे, जंगल को काट लिया और हर जीव को मारना चाहता हूं मैं। तो ये जो कहते हैं ना कि आमदनी किसान की जो कम है वो कैसे बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। जिस दिन मेरे नेचुरल रिसोर्स की क्षमता 2 गुना हुई, उसी दिन हमारा प्रोडक्शन 2 गुना हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं प्रोडक्शन घटेगा, मैं तो बढ़ा के बता रहा हूँ। कोई यूरिया डीएपी नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, मैं प्रोडक्शन 1.5 गुना करके दिखा देता हूँ। देश के जिस हिस्से में चाहिए वो बताइए। 1 एकड़ जमीन दीजिए, मैं बढ़ाता हूँ इसी साल। लोग तो कहते हैं सर, जैसे श्रीलंका का उदाहरण देते हैं कि श्रीलंका बर्बाद हो गया था क्योंकि ऑर्गेनिक उन्होंने प्रयास किया। देखिए सुनिए, कोरोना काल में हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, हमारी समझ बढ़ी है, अच्छी है, हमारी समझ अच्छी है। एक्चुअल क्या था कि कोरोना काल छोड़िए, ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध, फास्फेटिक फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल टोटल उसी इलाके से आता है। भारत के रिलेशन अच्छे थे तो इंडिया ने तो मतलब डीएपी का बंदोबस्त कर लिया। अब श्रीलंका जैसे देश को उस समय कौन दे रहा? अर्थव्यवस्था भी टूटी हुई थी, तो उन्होंने एक्चुअल वो फर्टिलाइजर मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है ना, उनके संबंध अच्छे नहीं थे, वो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट नहीं कर पाए। और वहाँ के नेताओं ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला कि मैं तो नेचुरल फार्मिंग करने लगा। अरे आपको यूरिया डीएपी मिली नहीं, नेचुरल फार्मिंग की एबीसीडी आपने जानी नहीं। तो जैसे मैं अपने देश में कहता हूँ, अगर हम लोग यूरिया डीएपी फंजीसाइड पेस्ट सब बंद कर देंगे और नेचुरल को समझेंगे नहीं, तो श्रीलंका जैसा हाल होगा। लेकिन जब मैं सॉइल की फर्टिलिटी को सुधारने के लिए आगे बढ़कर के फिर यूरिया डीएपी बंद करूंगा तो हम फायदे में रहेंगे। जैसे एलोपैथिक दवा खाते हैं, किसी को बुखार आता है तो आज डोलो या कोई पैरासीटामोल खाता है। किसी ने कहा साहब एलोपैथिक दवाएं जो है डेंजरस। अब उसको फीवर आया और कहता मैं एलोपैथिक दवा नहीं लूंगा, तो मरेगा। हमको बुखार ना आए, मेरा विल पावर इतना अच्छा हो जाए, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए कि मुझे फीवर आए ही ना, तो डोलो मत खाइए। अब आपका इम्यून सिस्टम तो वीक कर रखा है अपना, और कह रहे हो मैं दवा खाऊंगा नहीं। वो श्रीलंका के साथ हुआ था। श्रीलंका में कोई नेचुरल फार्मिंग जानता ही नहीं। नहीं, ये बहुत ही प्यारा उदाहरण आपने दिया कि जिस प्रकार से अगर एक ही बार से आप कुछ करोगे तो फेलियर होना ही होना है, उसको सही तरीके से आपको प्रोग्रेस करना होता है, राइट। तो खेती में सर एक और कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ 4 पिलर के बारे में हम बात करें। बट पहले जो था 17वीं सदी से का आप बात की, उस समय खेती में को लोग पैसा के लिए नहीं करते थे। उस समय खेती लोग खाना खिलाने के लिए करते थे, मतलब एज अ बिज़नेस नहीं किया जाता। आज क्या है कि खेती को एज अ बिज़नेस लोग देखते हैं। आपको लगता है खेती में पैसा है, एज अ बिज़नेस लोग ऐसे पैसा कमा सकते हैं?
अगर हम धार्मिक रूप से सब कुछ सही करें, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करें, मतलब किसान अच्छा पैसा कमा सकता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज की परिभाषा टेक्नोलॉजी में क्या है कि किसान को 3 लाख रुपए बच जाएं, सॉइल मरती हो तो मर जाए, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती हो तो नष्ट हो जाए, हमको 3 लाख का प्रॉफिट चाहिए। ये सोच करके खेती कर तो रहा है देश का किसान। लेकिन मैंने फिर बोला कि कोई भी जो किसान है सिर्फ किसानी करता है, वो कोई भी हर किसान कर्जे में डूबा है भाई। जब आप मतलब इसको बिजनेस मान रहे हो तो बिजनेस में घाटा क्यों है? तुम बीमार हो गए, तुम्हारे बच्चे बीमार हो गए, तुम्हारे बच्चे 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए शहर जा रहे हैं, आखिर आपको कब होश आएगा? तो वक्त है, जल्दी लौट आइए वापस, क्योंकि आने वाले समय में मेरा जो भविष्यवाणी है कि आज पंजाब के जो हाल है ना कि हर 5वां-6वां आदमी कैंसरस है, यही हाल जहाँ जहाँ उन्नत खेती हो रही, यहाँ पूरे देश में, गुजरात का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, चाहे एमपी का इलाका हो, जहाँ भी एडवांस फार्मिंग हो रही है वहाँ कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। सर इसका कुछ देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं और ये बहुत सारे लोग को हम इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, बट जब हम कहते हैं इसका डायरेक्ट कोरिलेशन आपने देखा है कि खाना जिस प्रकार से हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सही लिमिट में अगर इस्तेमाल करो पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का, तब कुछ नहीं होता है। ये सब अगेन मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा हूँ, बट इसके बारे में आपका विचार क्या है? क्योंकि फिर बहुत सारे लोग अगर समझेंगे कि गलत हो रहा है तो शायद वो डिमांड करेंगे अच्छा खाना मिले। देखिए कि जो लोग कहते हैं ना कि अगर सही लिमिट में दारू का ठेका खुला है और वहां लिख दीजिए आप कि सही लिमिट में दारू पिए, कोई पिएगा? सही लिमिट क्या होती है? किसान को एक्स कीड़ा मारना है, एक्स बीमारी खत्म करनी है, तो वो जितना रिकमेंडेशन है, जो वैज्ञानिकों की संस्तुतियां हैं, उतना ही बेचारा डाल रहा है, ठीक है ना? वो सही मात्रा में ही डाल रहा है। लेकिन अब है क्या कि आज जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड हैं सब पर बैन है। आप किताब उठा के देख लीजिए, हर मॉलिक्यूल पर बैन है। लेकिन उसमें बैन लगाते समय क्या कहा गया है? ये टमाटर में बैन है, ये काटन में बैन है, ये इसमें बैन है। लेकिन अब बेचने वाले को कौन कह रहा है? वो तो बेच रहा है दुकान से, कस्टमर ले जा रहा है। अब टमाटर में जो मॉलिक्यूल बैन है वो तो टमाटर के लिए ले जा रहा है ना। जैसे 14 साल के बच्चे को दारू पीना बैन है, लेकिन दारू का ठेके वाला अगर 14 साल का बच्चा बोतल लेने जाएगा तो क्या कहेगा? हम तुमको दारू नहीं देंगे। वो तो बेचने के लिए बैठा है। इसलिए मैं कहता हूं ये टोटली रॉन्ग है। ये लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है जिस दिन देश का किसान नेचुरल फार्मिंग की हकीकत को जानेगा, उस दिन इन सब की दुकानों पर ताला लग जाएगा। और अगर मैं 5 साल जिंदा रहा ना तो मैं ताले लगवा के मानूंगा। ठीक है सर, आई थिंक ये मैसेज लोग तक आपका पहुंच गया होगा। मैं अज्यूमिंग समाधान के बारे में बात करते हैं। सर आपका सबसे जो कोर फिलॉसफी है जो आप किसानों को सिखाते हैं कि 4 पिलर, धरती माँ, जल, जानवर और जंगल, इसका कहाँ से शुरुआत करें सर? इसमें मुझे बात करना है। क्यों ये ज़रूरी है? किसान अगर मानो कोई रासायनिक किसान है जो प्राकृतिक खेती की तरफ कदम लेना चाह रहा है, ये फिलॉसफी वो कहाँ से शुरू कर सकता है? मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखिए, जमीन, जल, जंगल और जीव, इसका नाम धर्म है, इसका नाम सनातन है। इसी में परमात्मा का वास है। ये भगवान का बनाया हुआ व्यवस्था है। हमको जड़ जगत में जमीन और जल, चेतन जगत में सारी वनस्पतियाँ, सारे जीव, हमको कोई राइट नहीं है कि इनमें से किसी भी जीव इकाई को मैं मारूं। ये अपराध है। मैंने बोला जंगल में कौन मैनेज कर रहा है? अगर मैं खेती को समझ के साथ, मेरा एक फील्ड है छोटा सा यहीं झांसी में, हर रोज किसानों को दिखाता हूँ। मेरे यहाँ गेहूं है, चना है, मटर है। मटर में सारे वीड्स हैं जो नेचुरली उगे थे, सब उगे, लेकिन मटर की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं।
हमने कोई यूरिया डीएपी 13 साल से नहीं डाला, कोई बीमारी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं, बस हाँ 1-2% इल्ली है, वो मैं कहता हूँ ओपनली, मैं नहीं कहता हूँ 100% नहीं। फिर मैं कहता हूँ कि प्रकृति में सबका अधिकार है। अगर कोई इंसेक्ट बाई दफे यहाँ है, नेचर उसको मैनेज नहीं कर पाई है, तो वो चने का घेंटी खाएगा, खा लेने दो। लेकिन दवा डालोगे, फिर वो चना तुम खाओगे तो तुम मरोगे। तो हमको तय करना है कि मुझे भगवान की बनाई गई व्यवस्था को मार करके मरना है या भगवान की व्यवस्था को डिस्टर्ब ना करके जीना है। तो जमीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, उसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना, बारिश का पानी मेड़ बना करके रोकना, और कोई पेस्टिसाइड ना डालना ताकि कोई भी जीव इकाई मरे ना, इनमें खुद एक मैनेजमेंट है। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं इस पॉडकास्ट में फोकस करना चाहता हूँ वो है धरती माँ के ऊपर, सॉइल के ऊपर। जब हम सॉइल का बात करते हैं सर, बहुत सारे अलग अलग टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने हमस बोला, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होता है, फिर जीव अमृत का हम बात करते हैं। बहुत सारे किसान कंफ्यूज हैं कहाँ से क्या, किसका कोरिलेशन क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाऊं। सिंपल शब्दों में हम पहले समझते हैं धरती माँ को, मिट्टी को, को एग्जिस्टिंग्स को, और फिर ये अलग अलग शब्द जीव अमृत का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोब्स कैसे बढ़ा सकते हैं धरती में। तो स्टार्टिंग से करते हैं सर कि अगर किसी को धरती माँ को बेहतर करना है तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? धरती को संपन्न बनाने के लिए, धरती में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए, देखिए ऑर्गेनिक कार्बन, दो शब्द हैं, कार्बन और ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कार्बन 1% मिनिमम होना चाहिए, आज 0.3% है। किस लिए है? क्योंकि अब मैं फसलों का रेजिड्यू जो बचता है उसको जलाने में, फेंकने में, बेचने में यकीन रखता हूँ। ज़मीन को लौटाने का कोई कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि मुझको सब्सिडी रेट पर यूरिया डीएपी मिलता है। तो कार्बन ऐसे कम हुआ। फिर दीमक को मारना है, व्हाइट ग्रब को मारना है, निमेटोड्स को मारना है, तो मुझको खतरनाक इंसेक्टिसाइड प्रयोग करना है, तो ऑर्गेनिज्म मर गए। इसलिए डे बाय डे ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है खेत में। तो पहला सूत्र है कि ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है। तो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए 2-3 सेट सूत्र हैं कि बीडीसाइड नहीं डालना, फसलों के अवशेष को आग नहीं लगानी, बेचना नहीं। आज इंडस्ट्रियलिस्ट 100 रुपया कुंटल में किसानों की फसलों की उपज, क्रॉप रेजिड्यू भी खरीद रहे हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है फ्यूल में जलाने के लिए। हमारा वैज्ञानिक, हमारा देश का नेता, हमारा देश का जो उद्योगपति है या देश का किसान है, वो ये नहीं सोचता कि यार इस धरती पर जीवन जी रहा हूँ, धरती से भोजन मिलता है, धरती से पानी मिलता है, तो धरती को बचाना है। तो मैं किसानों को बताता हूँ कि कोई चीज़ बेचनी, फेंकनी, जलानी नहीं है, खेत को रिटर्न करिए एनी हाउ। ये कोई किंतु परंतु का कालम छोड़िए। दूसरा, खेत में दीमक को मारने का प्रयास मत करिए। दीमक मेरी मित्र है, दीमक कभी लिविंग टिश्यू को नहीं खाती है। और आइए मैं दिखाता हूँ, ट्रायल करवा के दिखाता हूँ कि दीमक 100 दीमक, 1000 दीमक मैं एक पॉलीथीन में रखता हूँ, एक हेल्दी प्लांट में डालता हूँ, और अगर उसको खा ले तो समझ लेना नुकसानदायक, और ना खाए भग जाए तो समझ लेना नहीं, नुकसानदायक नहीं। तो एक्चुअली दीमक नुकसानदायक नहीं है। आप तो मेडिकल कॉलेज खोलना है, तुमको फार्मास्यूटिकल्स को प्रमोट करना है, तुमको रोटावेटर बेचना है, तुमको ड्रोन बेचना है, तुमको नैनो यूरिया बेचना है। इस यहाँ पर प्रकृति का हमदर्द कौन है, जरा बताएंगे? एक आदमी का नाम बताइए जो किसान और प्रकृति के लिए जी रहा हो। हाँ, ये जरूर है, कुछ लोग नेचुरल फार्मिंग के नाम पर चुटकुले सुना रहे हैं किसानों को। हींग डाल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिटकरी डाल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, मट्ठा में तांबे का सिक्का डाल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये नेचर का नियम नहीं है। जमीन में एनी हाउ ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाएंगे, ये नियम है। फिर नो नीड फिटकरी, हींग, मट्ठा, गौमूत्र। अभी तो देश के कई लोगों के, किसानों के दिमाग में अभी हमारी अक्सर बात होती, बोले साहब आपका जीवामृत बनाया तो उसमें गौमूत्र डाल दूं क्या?
हम कहते हैं भाई गौमूत्र को, गोबर को खेत में डालो। मुझे भी गाय से मोहब्बत है, मैं गाय का दुश्मन नहीं। गौ आधारित खेती का मतलब है बुलक ड्रिविंग फार्मिंग शुरू करें। छोटा छोटा किसान है, सड़कों पर बैल घूम रहा है, अरे उनको पकड़िए, ट्रेंड कर लीजिए, खेती करिए, डीजल बचेगा आपका, लागत बचेगी, ट्रैक्टर में मशीनरी बचेगी, और आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे। वही जो चीज़ आग लगाते थे वो पशु खा लेगा, गोबर कर देगा, खेत में लौटा दीजिए। ऐसी बातों में लोग कहते हैं आप किस जमाने की बात करते हैं, लोग तो चंद्रमा में चले गए। तो आपने कहा चंद्रमा में तुम भी चले जाओ, धरती छोड़ दो। ये धरती भगवान ने इंसान के लिए बनाई। इस धरती में मंगल खोजो, मंगल में मंगल मत खोजो। इस धरती में मंगल खोजिए, आपको मंगल, आपके जीवन में मंगल हो जाएगा। आई थिंक सर एक विषय पे मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूँ, वो है जीवामृत। जीवामृत को लेके जैसे आपने कहा बहुत सारे सही बात भी हैं, गलत बात भी लोग मार्केट में बात करते हैं। एक बात जो आपने उदाहरण दिया कि गौमूत्र और गोबर को जीवामृत में नहीं डालना होता है। जीवामृत कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं किसान को? जैसे आपने अभी बताया जंगल का मिट्टी लो जो ऑर्गेनिक कार्बन में रिच हो, उसके आगे अगला स्टेप क्या होता है? कैसे, देखिए, कितने संख्या में? राइट, मैं किसान को बोलता हूँ पहले आप ये देखिए आपके पास लैंड एरिया कितना है, मतलब 1 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 6 एकड़, 3 एकड़। तो मैं जीवामृत, हमको 1 एकड़ में 20 लीटर जीवामृत चाहिए। पहले तो ये हो गया कि मुझको, यस मेरे पास 3 एकड़ एरिया है तो मुझको 60 लीटर जीवामृत चाहिए। हम पहले डिसाइड करें कितना बनाना है। तो मुझे 60 लीटर बनाना है, किसी को 200 लीटर बनाना है, किसी को 100 लीटर बनाना है। तो सपोज 100 लीटर बनाना, 5 एकड़ का किसान है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो जंगल जाएगा और वहाँ से 5 kg मिट्टी लाएगा। जो मैंने लोकेशन बताई, लो लैंड एरिया में जिन पेड़ों के नीचे बायोमास इकट्ठा हो, बायोमास को हटाइए, उसके नीचे पल्वराइज मिट्टी मिलेगी, नमी होगी। वो 5 kg मिट्टी ला के एक ड्रम में डाल दीजिए, 200 लीटर के, 100 लीटर पानी भर दीजिए। और 100 लीटर पानी जब भरेंगे तो उसको 5 किलो मिट्टी है तो उसको 35-40 दिन बनने में लगेगा। तो इसको 14 किलो चीनी की, शुगर की ज़रूरत है, शुगर की। चीनी डालें या गुड़ डालें, 1 टाइप 14 किलो गुड़ डाल दिया। डेली डंडे से एक बार उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया। घुमाते इसलिए हैं कि इस माइक्रोब्स को, ये पानी की ऑक्सीजन पर जिंदा है। घुमाएंगे नहीं तो उसमें नीचे लेवल पर पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। घुमाने से क्या, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो उनका ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा। 35 दिन में बन जाएगा। बनने की पहचान ये कि उसको स्मेल जो है ना, ऐसे स्मेल आएगी जैसे दारू बनाने के पहले लहन बनाते हैं ना, जब फर्मेंटेट हो जाता है पदार्थ, तीक्ष्ण गंध आएगी। जब तीक्ष्ण गंध आएगी तो समझ लीजिए बन गया। तो पहले ये तय हुआ कि कितना बनाना है। अब उसी को 200 लीटर बनाना है और 35 दिन में बनाना है तो 20 kg मिट्टी लाएगा और 28 किलो शुगर यूज करेगा। किसी को 50 लीटर बनाना है तो 2.5 किलो मिट्टी लाएगा और 7 kg शुगर यूज करेगा। ठीक है ना? तो कितना बनाना है और कितने दिन में बनाना है। मान लो जैसे आप, आज मेरी आपकी बात हो रही है, आज फरवरी का, मतलब मार्च का 1 तारीख है। अब किसी को जून के लास्ट में धान लगाना है तो उसको अभी नहीं बनाना, क्योंकि पूरा मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, 4 महीना। क्योंकि ये अगर हमने जो अभी बोला कि 100 kg वाटर, 14 kg शुगर, 5 kg मिट्टी, तो ये 35 दिन में बन जाएगा। बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स है वो सेल डिवीजन जब होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 35 दिन में ये सैचुरेट होगा 10 की पावर 9। जब ये ड्रम में सैचुरेट हो जाएगा, अब इसके फर्दर बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं, वहाँ स्पेस ही नहीं। क्या होगा, अब इसमें शुगर डाल के आप इसको जिंदा नहीं रख सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो 35 दिन में बना था तो 35, 40, 45 दिन में ये जीरो हो जाएगा। तो किसान पहले तय करे कि हमको कब बनाना है, कितना दिन बाद यूज करना है, वो प्लान लेके चलेगा।
फिर मैं और भी बताता हूँ। अगर एक बार बन गया, आप जंगल गए थे, 200 किलोमीटर लाए थे, तो मैं कहता हूँ आपके खेत में अगर कोई पेड़ है ना अच्छा छायादार, तो उसके नीचे 5-10 कुंटल गोबर डाल दीजिए छाया में, और ये बना बनाया जीवामृत वहाँ डाल दीजिए, 5-10 लीटर स्प्रे मार दीजिए, और उस गोबर को मल्चिंग कर दीजिए, 4 इंच की मल्चिंग कर दीजिए घास फूस की। तो ये माइक्रोब जैसे जंगल से लाया था ना, अब ये जंगल नुमा माहौल वहाँ हो गया, वहाँ भी कार्बन है, उस कार्बन में ये माइक्रोब सारे जिंदा रहेंगे। अब ड्रम का मर भी जाए, अगर आपको धोखे से डिस्ट्रॉय हो जाए तो नो डाउट, नो दिक्कत, आप फिर यहीं से मिट्टी उठाइए, फिर ड्रम में डालिए, फिर शुगर डालिए, फिर बन जाएगा। ऐसे हम अच्छा। बना सकते हैं। और इसको 20 लीटर 1 एकड़ में ही देना है। जब क्रॉप बोएंगे तो पानी, जब पलेवा अगर कोई करता है, पानी लगाता है ना नमी के लिए, तो भरे हुए पानी में 20 लीटर, आधा आधा लीटर 1 एकड़ में 40 प्लेस पर फेंक देना है। पानी के साथ हिल डुल करके ये जगह पर पहुंच जाएगा। पानी नहीं लगाना, सॉइल में मॉइस्चर है, आप जुताई करना चाहते हैं तो 20 लीटर लेंगे, 100 केजी ड्राई गोबर में, गोबर की सूखी हुई खाद में मिलाएंगे और ब्रॉडकास्ट करेंगे यूरिया की तरफ, पीछे से जुताई कर देंगे। इसके बाद किसान को डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर कुछ नहीं डालना, नाइट्रोजन डालनी है, क्योंकि नाइट्रोजन क्लाइमेट का पार्ट है। नाइट्रोजन बेसिकली सॉइल का पार्ट है ही नहीं। वर्षा के पानी में गिरेगा, ओस गिरती है तब आएगा पत्तियों पर। तो नाइट्रोजन या तो क्लाइमेट का पार्ट है, या फिर नाइट्रोजन है कार्बनिक पदार्थ में। जो पौधे ने लिया था उतनी नाइट्रोजन उस कार्बनिक पदार्थ में है। तो ये नाइट्रोजन हमको देनी है। कब तक? जब तक ऑर्गेनिक कार्बन ना बढ़ जाए। अभी 0.3 है, जब 0.6 0.7 हो जाएगा तो नाइट्रोजन बंद हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सारे के सारे पेरेंट मटेरियल है सॉइल के। अगर सॉइल लिविंग है तो ये अनादिकाल तक मिलते ही रहेंगे, कोई कमी नहीं है वहाँ पर। एक मिट्टी का पार्टिकल है ना, उसको जिसको मैं मिट्टी बोलता हूँ, एग्जैक्टली मिट्टी नहीं है वो, इन्हीं सब मिनरल्स का एक कंपोनेंट है। वो टूटता रहता है, मिलता रहता है, बस कार्बन डालते रहिए तो सब ठीक रहेगा। मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था सर कि जीव अमृत के साथ साथ आपको बायोमास डालना उतना ही ज़रूरी है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जीव अमृत डाल देते हैं, बायोमास फिर रहता नहीं ज़मीन में और कुछ मिलता नहीं उनको। बिल्कुल। देखिए ये खेल कैसा है कि जैसे हमारा घर है, हमारे घर में किचन है, और एक बहू है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, वो गृहिणी है और बहुत अच्छी कुक है, वो बहुत अच्छे खाने बना लेती है। लेकिन कब? जब वो जो बनाना चाहती है उसका मटेरियल किचन में हो। तो एग्जैक्टली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सॉइल की गृहिणी हैं जो वनस्पतियों के लिए भोजन बनाते हैं, बट इनका रॉ मटेरियल है कार्बन। कार्बन जब डालते रहेंगे तो ये परफेक्ट पूरा, जैसी भी फसल होगी सबको भोजन बनाते रहेंगे। अब किसी ने हम अक्सर किसान से कहते हैं, मित्र कॉन्सेप्ट समझिए, ये जीवाणु इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि जो सॉइल में कार्बन है उससे भोजन बना सके। ऑब्जेक्ट हमें धरती माता में ह्यूमस बढ़ाने का है, क्रॉप की पैदावार बढ़ाने का नहीं है। क्रॉप की पैदावार तो नेचुरली बढ़ेगी जब जमीन में ह्यूमस होगा। तो ह्यूमस 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्बन, लिविंग माइक्रोब्स, और डेड माइक्रोब्स की डेड सेल। जहाँ 3 चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं ह्यूमस। तो लिविंग तो हमने पेस्टिसाइड डाल के मार दी, अब कार्बन डालना बंद कर दिया। तो कार्बन अगर रखा भी है जमीन में और कोई बनाने वाला नहीं है तो भी बेकार है, और बनाने वाले हैं और वहाँ कार्बन नहीं है तो भी बेकार है। तो इसलिए कोरिलेशन है। जैसे जीवामृत डालेंगे तो मुझे सोच लेना है कि कम से कम खरपतवार नहीं मारेंगे, जब फसल पक जाएगी तो अनाज घर ले आएंगे, रेजिड्यू वहीं पलट देंगे, तो ये सिस्टम चलता रहेगा। अब आपने जीवामृत डाला, खरपतवार मारे, फिर हार्वेस्टर से फसल कटाई और आग लगा दिया, तो ये नहीं चलेगा।
दोनों चीज़ें चाहिए सॉइल को, कार्बन भी और जीवाणु भी। तो मैं जो समझा हूँ सर कि जो जीव अमृत है वो मेरे सूक्ष्म जीवन का सेना जैसा है। बिल्कुल। फिर वो सेना जब मिट्टी में कार्बन हो जो बायोमास से मिलता है हम्म, उससे मिलके ह्यूमस बनाता है। हम्म, ये तीनों ऐसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप में जाते हैं। बिल्कुल। आजकल सर जो मार्केट में बायो फर्टिलाइज़र होता है या फिर ट्राइकोडर्मा, ऐसे ऐसे अलग प्रोडक्ट्स का हम बात करते हैं कि वो भी ऑर्गेनिक है, बायो प्रोडक्ट्स है। मैं समझ रहा था कि उसके भी आप बहुत बड़े फ़ैन नहीं हैं, ये समझा सकते हैं क्यों? देखिए, मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट किया था तो मैंने केवल बायो फर्टिलाइजर के नाम पर राइजोबियम पढ़ा था 87 में। आज ये 25 हैं। तो मेरा एक सवाल है वैज्ञानिकों से, जो भी बायो फर्टिलाइजर का, माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट है, कि क्या 87 में 25 नहीं थे सॉइल में? तो मतलब हुआ कि हम आप एक को जानते थे, आज आप 25 को जानते। तो मेरा प्रश्न क्या है, 25 ही हैं फाइनल, लॉक कर दिया जाए? इस सॉइल में 2 लाख 3 लाख माइक्रोब्स हैं, मतलब स्पीसीज, जिनको हम जान नहीं सकते। इस रहस्य को मैं नहीं जान सकता, इसलिए इसका जानने का प्रयास मत करिए। एक सत्य को स्वीकार करिए, क्या कि सॉइल में मिलियंस टाइप के माइक्रोब्स होते हैं। उसी सॉइल को वहां से, जंगल से लाइए, उसका कल्चर कर दीजिए। ये मार्केटिंग है ना। ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, बिवेरिया, माइकोराइजा, नाइट्रोजन घोलक, पोटाश घोलक, जिंक घोलक। क्या कभी प्रकृति ने यह सोचा था कि कलयुग में इंसान नाइट्रोजन घोलक, पोटाश घोलक, कौन नाम रखा है इनका? और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं नेचर में। कई सारे माइक्रोब्स, एक बिग कंसोर्सिया, माइक्रोब्स का एक बिग कंसोर्सिया मिलकर के कुछ करता है। सिंगल ट्राइकोडर्मा नहीं करता। विल्ट लगता है देश में, किसान जो पल्सेस के एरिया, वहाँ विल्ट लगता है। ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया गया, विल्ट को, फ्यूजेरियम को खा जाता है। विल्ट, ट्राइकोडर्मा से सॉइल ट्रीटमेंट कर देंगे तो विल्ट नहीं लगेगा। चलिए एक खेत दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस खेत में विल्ट लगता हो, ट्राइकोडर्मा से जरा सी ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट करके दिखाइए, विल्ट ना लगे तो कहना। तो विल्ट को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। हिमाचल के किसान 3 लाख रुपए का पर एकड़ का पेस्टिसाइड जमीन में गड्ढा छेद कर करके डालते हैं। आपके नासिक में जो है ना, 3 लाख का पेस्टिसाइड अंगूर में डलता है। अनानास में 7 लाख का पेस्टिसाइड डलता है। और सब्जियों में गिरी हालत में 50,000 और 1 लाख तो रुपए तक का पेस्टिसाइड 1 एकड़ में डलता है। ये देश भोजन खा रहा कि जहर खा रहा है? और बच्चों की सोचो यार, मैं तो जैसे 60 साल का हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो जी लिया, कल मैं मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं। मैं देखता हूँ देश के 12 साल, 14 साल, 8 साल के बच्चों को, बेचारे जब रोते हैं, बिलखते हैं, बीमारी है, अस्पताल में भर्ती हैं, उन पर तरस खाओ यार। या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो, फिर तुम जो कुछ करना वो कर डालो। अगर बच्चे पैदा कर रहे तो बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? कागज का नोट बच्चे को संभाल लेगा, पानी दे देगा, भोजन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। कि दिल्ली में हिंदुस्तान का क्रीम रहता है, यानी लीडर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट। लेकिन दिल्ली में जो करंट में प्रॉब्लम है वाटर की, एयर की, सॉल्व कर सकते हैं? बोलिए, कई लाख करोड़ का बजट रखोगे, फिर भी सॉल्व करके दिखाओ, जमुना को साफ करके दिखाओ। मुद्दा यह है मित्र कि हमें भगवान की व्यवस्था के प्रति समर्पण रखना चाहिए। धरती कैसे फर्टाइल बनी रहे, नदियां कल कल करके बहती रहें, जंगल बने रहें, बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, ये सबकी जिम्मेदारी। अगर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो, और नहीं तो एक गाना था बहुत पहले, सन 82 के आसपास आया था, अपनी तो ऐसे तैसे थोड़ी ऐसे अब ऐसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली? तो क्या होगा जनाबे अली का? मरेंगे, बीमार होंगे अस्पताल में, ठीक है ना।
तो हम सब की ड्यूटी है, नेताओं की ड्यूटी है, आईएएस की ड्यूटी है, जुडिशरी की ड्यूटी है कि भाई जिस धरती का अन्न खाते उसके बारे में कौन सोचेगा। वैसे तो जुडिशरी छोटे छोटे विषयों को स्वतः संज्ञान ले लेती, लेकिन धरती का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही, है ना। तो सबकी ड्यूटी है, किसान को मत लूटिए और किसान धरती को न लूटे। सर दूसरे वाले आई थिंक अगर लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पता नहीं इसका समाधान समझ नहीं आता है सर। समस्या तो समझ आता है लेकिन समाधान पूरे तरीके से समझ नहीं आता। जैसे आपने कहा काफ़ी देर हो गई है, मिट्टी में कार्बन ख़त्म हो गया है, पानी नीचे हो गया है, किसान क्या क्या कर सकता है? जैसे आपने तो बताया प्राकृतिक खेती करे, दूसरी बात हमने जीव अमृत का बात किया, बायोमास का बात किया, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं सर। देखिए प्रैक्टिकल बात मैंने ये की कि खेती का मैंने परिभाषा बताया, किसान खेती करे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का। इसमें सारा कुछ रहस्य छुपा हुआ है। जब एक किसान खरीफ का सीजन है, अपने पशु के लिए ज्वार बोता है, अपने लिए बाजरा बोता है, थोड़ा सा उड़द बोता है, थोड़ा सा पैडी लगाता है, थोड़ा सा सब्जी उगाता है, फिर रबी आता है तो जौ बोता है, गेहूं बोता है, चना बोता है, मटर बोता है, फल लगाता है, सब्जी लगाता है, भैंस पालता है, बकरी पालता है, गाय पालता है। बेसिकली खेती का नाम है कि अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। अब किसान को ये सिस्टम ने क्या कहा कि धान, बासमती धान लगाओगे तो इस रेट बिकेगा, अरे आम की खेती करोगे, पपीते की खेती करोगे, केले, मोनोकल्चर की ओर ढकेल दिया किसान को, प्लांटिंग मटेरियल बेचने के लिए। सिर्फ क्या हुआ, इस साल केला 2 रुपया किलो बिका है। 13-14 किसान केले वाले हमको फ़ोन करके बताए, 2 तो मेरे पास आए कि साहब मैं तो बर्बाद हो गया, केला 800 रुपये कुंटल बिकता था, इस लालच में मैंने 3 एकड़ केला लगाया, साहब केला मेरा 2 रुपया किलो बिक रहा है, मुझे घाटा हो गया, मुझे रोना आता है। टमाटर लोग पिछले साल फेंके हैं, इतना सस्ता था कि खेत में फेंका है। इलाहाबाद कानपुर की बेल्ट में पिछले साल गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी की खेतों में जोता है और हमारा सिस्टम पूरा सो रहा है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग, परिवार की जरूरतों के हिसाब से खेती करें, जो सरप्लस हो जाए वो बाजार ले जाए। करेंगे सर। आपके अनुसार सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने किसान का बात किया, एक वापस थोड़ा खेती की तरफ आते हैं कि बायोमास का आपने एक उदाहरण दिया कि गोबर किसान डाल सकता है, हमने जीव अमृत का बात किया, दूसरा बहुत ज़रूरी है बायोमास। किसान के लिए बायोमास के और क्या क्या उदाहरण होते हैं, जैसे अगर उनको समझना है, और क्या क्या चीज़ वो अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं ताकि वो जो सूक्ष्म जीवन है वो ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा सके? देखिए सुनना, अब जैसे कोई बोले कि वर्मी कंपोस्ट डालो, नहीं डाल सकता। कोई बोले गोबर की खाद डालो, नहीं डाल सकता। एक सूत्र है कि आपने अपने खेत में जो बोया था उसके 2 उपज मिली थी, एक ग्रेन था, फल था, और दूसरा रेजिड्यू था। बिल्कुल चक्रवर्ती, जो आपके उपयोग में नहीं है बस उसी को वहीं पलट दो। जो वर्षा ऋतु में ग्रासेस उगेंगी उनको मत मारिए, जुताई जल्दी से मत करिए, उनको कुछ ग्रो हो जाने दीजिए, उन्हीं को पलट दीजिए। तो सिंपल सा, क्योंकि हम अगर देश के 14 करोड़ किसानों से कहें सब लोग 2-2 ट्राली प्रति एकड़ गोबर की खाद डालो तो कहाँ से लाएंगे? या मैं सबसे कहूँ प्रेस मत डालो, कहाँ से लाएंगे? या मैं कहूँ मुर्गी की खाद डालो, कहाँ से लाएंगे? तो आपके पास नेचुरली जो खेत में, खलिहान में, घर में जो रिसोर्स बच रहे हैं, जो खेत से आए थे, बस वही लौटाते चलो। जिसके पास कम होगा उसकी ज़मीन को सुधारने में 10 साल लगेगा, जिसके पास ज़्यादा होगा उसकी ज़मीन को सुधारने में 5 साल लगेगा, और जो खरीद करके डाल सकता है वो 2 साल में बना लेगा। तो आप सारे लोग तो नहीं खरीद सकते ना। गरीब किसान कहाँ से लाएगा 3000 रुपया का गोबर का ट्राली? क्योंकि 6000 रुपये तो कुल बचत हुई है बेचारे की, चड्डी भी फटी है बच्चे की, बनियान भी लाना उसको। तो उसके खेत में जो था, झाड़ियों को उगने दो, खरपतवारों को उगने दो, क्योंकि नेचर कुछ जो कर रही है उसका कोई अर्थ है, उसको समझने का प्रयास करो। प्रकृति माने भगवान, प्रकृति जो कर रही है उसके पीछे का कोई लॉजिक है, उसको समझो।
उसको खरपतवार को दुश्मन बता के उनको वीडीसाइड डाल के मत मारो, वही आपको संपन्न बनाएंगे। बकाया तो जो रिच फार्मर है वो तो चलो कहीं से भी मुर्गी की खाद ले आएंगे, 500 किलोमीटर दूर से प्रेसमट मंगवा लेंगे, बट एक छोटा किसान जिसको किराए के ट्रैक्टर से खेती करता है, जिसके पास बैलगाड़ी भी नहीं है, वो बेचारा कहाँ से ला के डालेगा? कोई बात नहीं, पेड़ लगा ले, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा ले, वर्षा का पानी बचा ले, खरपतवारों को न मारे, बस इतना सरल सा कॉन्सेप्ट है। इसी को ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई समस्या नहीं, और जहाँ अज्ञान है ना अनंत समस्याएं हैं, किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक सर बहुत ही अच्छा चीज़ आपने बोला था एक वीडियो में कि यदि हम सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमस का कंटेंट बढ़ा दें, देन हमारी मिट्टी के पानी का आवश्यकता भी कम हो जाता है। ये कैसे काम करता है? देखिए सुनिए, हमारे देश में लोग साइंस पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ाया जा रहा है। अब मोटा सा बात बता रहा हूँ, कक्षा 8 के बच्चे ने पढ़ाया गया ओस्मोसिस प्रोसेस। किशमिश को दूध में डाल दो तो फूल जाती है, अंगूर बन जाता है, और अंगूर को पिसी हुई चीनी में डाल दो तो किशमिश बन जाता है, राइट? कक्षा 8 में पढ़ाया गया ओस्मोसिस का सिद्धांत। कार्बन अपने वजन का 3 गुना पानी होल्ड करने की सामर्थ्य रखता है। जब सॉइल में कार्बन की मात्रा 1% हो गई तो पानी कार्बन में ही रहता है, ध्यान रखना। सॉइल में जो ह्यूमिडिटी है, जो पानी लगाया है, वो सब सीपेज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन कार्बन के मॉलिक्यूल में जो पानी है, बस उसी पानी से जड़ काम लेती है। तो जैसे ही जमीन में जो कार्बन है उसमें जैसे ही वाटर 9% 8% आता है, तो कभी भी देखना जमीन के ऊपर तो क्लाइमेट शुरू हो जाता है। जमीन के ऊपर 15% मॉइस्चर है ह्यूमिडिटी के रूप में। तो कार्बन अगर है तो कार्बन, जब जमीन में कार्बन है, कार्बन में पानी का लॉस हुआ तो ये जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की थी ये वहाँ प्रेसिपिटेट हो गई, यानी जड़ वहाँ से पानी लेती है और क्लाइमेट का पानी वहाँ प्रेसिपिटेट होता रहता है। जंगल में यही नियम चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कार्बन बढ़ जाएगा तो वाटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देश के इतिहास में किसी बुजुर्ग से पूछना, हमने तो देखा है 1980 के दशक में कोई भी किसान रबी में पूरे देश में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ बोता था तो बिना पानी के बोता था, बिना पानी के काट लेता था, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी ही नहीं थी। रबी की खेती कैसे होती थी? बरानी। क्योंकि उस समय मैंने बोला 0.6% कार्बन था, तो ये ओस्मोसिस प्रोसेस काम कर रहा था। अब समस्या है कि 0.3% है, तो 0.3% में क्रिया तो अब भी हो रही है, लेकिन जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है वो उतना फास्टली जो है ना पानी प्रेसिपिटेट होकर के उसको नहीं जिंदा कर पा रहा। और जैसे ही 0.7 0.8 पहुंचेगा ना, नो नीड इरिगेशन, नो नीड फर्टिलाइजर, नो डिजीज, कोई बीमारी ही नहीं आएगी, क्योंकि ये जीवामृत में वो पैथोजन है कि जो सॉइल में बीमारी फैलाने वाले पैथोजन है उनको वहीं कंट्रोल कर लेते हैं। तो ना तो पानी की ज़रूरत है, ना फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ना फंजीसाइड की ज़रूरत है। हेल्दी क्रॉप मिलेगी आपको, हेल्दी जीवन होगा। सर लेकिन ये सब के लिए बीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। जैसे आजकल का हम जो बीज का भी बात करते हैं, पहले देसी बीज मिलता था। मेरे मम्मी पापा बताते थे कि उनके बचपन में हर फसल का देसी बीज था। चावल के 30-40 वैरायटी थे, सब्जियां के अलग अलग वैरायटी थे। आपने तो देखा होगा सर ये सारी चीज़। बट आज के जो हाइब्रिड बीज हैं, क्या उसके साथ भी ये जीवामृत, सूक्ष्म जीवन वही जादू कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, 2 साइंस हैं। सॉइल का रिच होना एक अलग विज्ञान है, फिर उस सॉइल के ऊपर मैंने देसी बोया या हाइब्रिड बोया, वो अलग थिंग है। लेकिन प्लांट तो प्लांट है। अगर सॉइल रिच है और हाइब्रिड सीड है तो कोई बात नहीं, सॉइल तो अपने बच्चों को पोषण देगी, ठीक है ना, हाइब्रिड हो या देसी। तो सॉइल का रिच होना इम्पोर्टेंट। और बता दूं आपको,
ये जो हाइब्रिड आए हैं ना, इनके पीछे भी एक प्लानिंग है। किसान हाइब्रिड की जरूरत ही नहीं है। जैसे लोगों ने कहा कि हाई यील्डिंग वैरायटी है, इसका पोटेंशियल 100 कुंटल का है, इसका पोटेंशियल 80 कुंटल का है, अरे ये देसी में क्या रखा है, इसका तो 20 कुंटल का है। सॉइल रिच है तो जो 20 कुंटल पोटेंशियल का जो सीड था ना मित्र, एक बार सॉइल की कैपेसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाइए ना, देखिए 20 कुंटल की क्षमता वाला बीज अगर 40 कुंटल ना दे दे तो कहना। बात समझ में आ रही है? क्या है कि एक जैसे हम लोग हैं, एक इंसान है, हम पैदा हुए, हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा के करेक्टर आए, राइट? बेसिक करेक्टर वही, उसके बाद फिर क्लाइमेट है। तो एक प्लांट है तो प्लांट का एक करेक्टर है, फिर इन्वायरमेंट क्या, जहाँ वो बोया गया है, वो सॉइल, वो क्लाइमेट, वो टेम्परेचर, वो इकोसिस्टम। तो हाइब्रिड सीड है, जैसे लोग कहते हैं हाइब्रिड है। अब आज देश में जो है ना बहुत सारे हाइब्रिड हैं। लोग कहते हैं कि ये धान का हाइब्रिड है, ये 150 कुंटल। देश में कहीं 150 कुंटल किसी किसान ने किया हो तो आए जरा हमसे बताए। होने को वो 55-60 ही होता है। क्यों? इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल में पावर नहीं आएगा कहाँ से। एक माँ के पास जो सामर्थ्य है, माँ के आंचल में जो दूध है, वही तो बच्चे को पिला पाएगी बेचारी। अब हाथी के बच्चे को एक स्त्री का स्तन का पान कराओगे और कहोगे हाथी के बच्चा जिंदा हो जाए, तो उसकी परवरिश हो जाएगी? तो हाइब्रिड क्या, हाथी का बच्चा है और उसको बंजर सॉइल में बो रहे हो। तो ये तो एक तरीका ये है कि फिर और फर्टिलाइजर बिकेगा, मेरा सीड भी बिकेगा। दरअसल है क्या कि सीड और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की कंपनियां आपस में टाई अप होकर काम कर रही हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। लालच में नहीं फंसना है। धरती माता को फर्टाइल बनाइए। जो हाइब्रिड से तुम्हारी अपेक्षाएं थी वही देसी बीज पूरा करेगा। सर देसी बीज लेकिन हर फसल का आज मिलना मुमकिन नहीं है किसान के लिए। आज जो हम सब्जियां देख रहे हैं, या फिर आप मुझे समझाइए सर, इतने सारे किसानों के साथ आप जुड़े हैं, कुछ ऐसे किसान की कहानी बताइए मुझे और ऑडियंस को जिन्होंने अच्छा प्राकृतिक खेती करके, रासायनिक खेती छोड़ के अच्छा रिजल्ट देखा। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे किसान आपके साथ जुड़े होंगे। तो ऐसा कुछ कहानी आप बता सकते हम हैं? बताते देखिए, आपको एक लेटेस्ट बताता हूँ। एक आगरा के शर्मा जी हैं, अभी हमारे चैनल में उनकी वीडियो डली हुई है। उत्तर प्रदेश में एक किसान आगरा का रहने वाला, जिसने 28 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग की, एक भी ग्राम यूरिया, डीएपी, पोटास, एक भी मिलीग्राम पेस्टिसाइड नहीं डाला। क्या डाला? 2 बार जीवामृत डाला और 3 बार संजीवनी का स्प्रे किया। मैं तो जब आलू उसकी छोटी छोटी थी, क्रॉप बहुत हेल्दी थी, तब मैं वहाँ गया था, उसका एक वीडियो बनाया हूँ। एक वहाँ पत्रकार है जो चैनल चलाता है छोटा सा, वो कई वीडियो बनाया है। उत्तर प्रदेश में उतनी खूबसूरत आलू ही नहीं हुई किसी की। बस उसने 5-6 ट्राली गोबर की खाद डाला है और जीवामृत डाल करके बो दिया, 3 बार संजीवनी का स्प्रे कर दिया। इतना गजब आलू है। और उसका ऑर्गेनिक में मैंने पंजीकरण भी करा दिया है। अब उसका आलू ऑर्गेनिक में बिकेगा। जो मेहनत के साथ, लगन के साथ करता है, और एक किसान नहीं है, उड़ीसा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, गुजरात में, हरियाणा में, अब देश के कोने कोने में। मेरे तो फॉलोअर पाकिस्तान में जंगल से मिट्टी ला के जीवामृत बना रहे हैं, खूब आनंद में हैं। एक उदाहरण नहीं है। एक यह एक एमपी में एक जगह है, वो जिले का नाम भूल रहा हूँ, खरगोन। पिछले साल एक कार्यक्रम में गया तो एक उस कार्यक्रम में 2 लड़के उसके एक गांव से आए थे। तो वो एक सज्जन, हमसे मुलाकात तो नहीं हुई, ना मेरी टेलीफोन पर बात हुई, नहीं हुई, लेकिन वो मेरी वीडियो देख देख करके नेचुरल फार्मिंग शुरू की, जीवामृत बनाया, संजीवनी बनाया और मूंग बोया गर्मी में। वो अपने गांव को मोटिवेट करते हैं। वो 2 बच्चे जो हमारे कार्यक्रम में गए थे, उनको बुलाया गया था। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो वो अपने काका बोलते हैं गाँव में उनको, काका। तो काका को फ़ोन कर रहे हैं, काका जी आप जिनका वीडियो दिखाया करते हो वही सज्जन यहाँ पर आए।
तो काका जी ने कहा कि वो जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तो मेरी बात कराना और मैं उनको वहीं रोको, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। 35 किलोमीटर दूर थे वो। उन बच्चों ने हमसे कहा कि सर एक काका जी हैं, वो आपकी बताए हुआ जीवामृत संजीवनी से मूंग बोए हैं, वो आप बड़ी इच्छा रखते हैं आपसे मिलने की, तो वो आना चाहते। तो हमने कहा चलो उनको कष्ट मत, तो मैं चलता, मैं बाई रोड था। तो मैंने एक बच्चे को बिठाया, एक बच्चा मोटरसाइकिल से आगे आगे, मैं उनके यहाँ पहुंचा। उस पूरे इलाके में मूंग का खेती था। तो काका जी हमको घर में थोड़ा चाय वाय पिलवा करके फिर हम खेत गए, तो पूरा वीड्स खड़ा था मूंग में सारे। उन्होंने कहा सर मैंने एक भी दवा नहीं डाला खरपतवार मारने की, वीड्स और मूंग की क्रॉप साथ साथ चल रही है और इतनी अच्छी फलियां थी। उन्होंने जीवामृत और संजीवनी वहीं रख रखा था। उन्होंने बताया देखिए सर एक बार जीवामृत डाला है और 3 बार संजीवनी का स्प्रे मारा है, मैंने कुछ नहीं डाला। और उनके पड़ोस की जो फसलें थी, जिन्होंने डीएपी डाला, यूरिया डाला, बीडीसाइड डाला, 4 4 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, तो उनकी जो मूंग की फलियां थी, नंबर ऑफ फली 2 टाइम्स ज़्यादा और फली की लंबाई ज़्यादा, पूरे दाने हेल्दी। उसने कहा साहब देखिए ये है, मतलब इन्होंने इतना डाला, मैंने इतना डाला। तो फिर वो 2 4 और किसान भी थे, तो हमने कहा कि आप क्या समझे? बोले आप साहब हम सब लोग करेंगे। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नौजवान लोग खेती में नहीं आ रहे, और मुझे लगता है खेती में सर जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ 2 प्रकार के लोग होते हैं, जैसे आप भी कह रहे हो। एक तो किसान होता है एंड दूसरे होते हैं किसानों का सहायता करने वाले या बेचने वाले या किसानों को फंसाने वाले। अब आपको जैसा मतलब उसको पोर्ट्रे करना है कर लो। अब आपके अनुसार मानो या नौजवान को खेती करना है या फिर नौजवान को कृषि में आना है, किसानों का मदद करना है, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यापार करना है जहाँ सब अच्छे से हो और वो खुद भी अपने लिए अच्छा कर सके। आप समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? नौजवान होने के नाते ये मैं प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये मुमकिन भी है? क्या ऐसे कुछ मौके हैं ये नौजवान ले सकता है? बहुत मुमकिन है। और यही कैसे सर? सुनिए आप, आज आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ जो लोग हैं, वो क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ से पीते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं। अल्टीमेटली मेरी जीवन की एक एक सांस चल तो कृषि पर ही रही है। अब हमको दिक्कत क्या, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको भगवान प्यारा है कि भौतिकवाद है? मतलब आपकी जीवन भगवान से चल रही है सांसें कि भौतिकवाद से? अगर लैपटॉप से आपको ऑक्सीजन मिल सकती है तो लैपटॉप मुबारक है, लैपटॉप ही खरीद लो तुम। अगर कागज का नोट आपको पानी दे सकता हो तो कागज का नोट से पानी खरीदो तुम। मित्र, मैं बचपन में मेरे गांव में, मैं बता दूं आपको, बचपन में मेरे गांव में 2 कुम्हार थे, 3 दर्जी थे, एक लुहार था, एक बढ़ई था, और 20 25 फैमिली के पास ज़मीन नहीं थी, जिनको कहते हैं लैंडलेस फार्मर्स। गांव में जो उसके पास ज़मीन है उसको भी फार्मर्स की श्रेणी में गिना जाता है, उसको कहा जाता है लैंडलेस फार्मर, जो किसानों के साथ काम करता है। मेरे यहाँ 2 मजदूर, 2 फैमिली थी, और मुझे तो गांव की फैमिली भी नहीं मिली थी। बगल में एक गांव था, वहाँ के 2 मजदूर मेरे यहाँ काम करते थे। चूँकि किसान की लागत कुछ भी नहीं थी, ना जुताई अपने बैल से, ठीक है ना, बीज अपने घर का, मिट्टी अपने घर की, श्रम अपने घर का, दिमाग अपने घर का। तो 100 कुंटल अनाज पैदा हुआ। मध्य का जमाना था, 80 रुपया, 72 रुपया, 110 रुपया कुंटल उपज का मूल्य था। खलिहान में जब फसल तौली जाती थी तो पहले मेरे पिताजी 2 मजदूर जो थे उनसे कहते थे आपको साल भर में कितना ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि 6 कुंटल में। तो 6 कुंटल तुम अपने घर रखाओ पहले। अगले ने कहा मेरी बहू, मेरे बच्चे की शादी हो गई तो इस बार थोड़ा अनाज ज़्यादा लगेगा, तो 7 कुंटल, तो 7 कुंटल अपने घर रखाओ, फिर मेरे यहाँ डाल दो। कोई भी व्यक्ति गांव में ऐसा है ही नहीं कि, क्योंकि अभी देखिए क्या है, अभी चूंकि किसान की, मैंने बोला कि 15 लाख करोड़ रुपया देश के किसान का, 15 लाख करोड़ रुपया बाजार जाता है। 15 लाख करोड़ रुपया बचेगा तो गांव में क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा?
दूसरा, अभी गांव में पशुपालन कम हो गया है। मतलब आज गांव में 60% लोगों ने पशु को खत्म कर दिया। 40% लोग केवल जो थोड़े से संवेदनशील हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, वही केवल भैंस पाल के दूध बेच रहे हैं। दूध 60 रुपए, मैक्सिमम 60 रुपए लीटर जा रहा है, और दूध पैदा करने वाला दूध बिल्कुल नहीं खा रहा है। देखना, बता रहा हूं एक बारीक बात। घी आज 1200, अगर कोई अच्छा घी है ना तो 1200-1400 रुपए किलो में खूब घी लेने वाले हैं। अभी एक किसान ने 16 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है। 16 लीटर दूध उसने 1000 रुपए का बेच दिया। 1000 का भी नहीं, 900 का बेचा। अगर वो उसको दही जमाता, मट्ठा बिलोता, तो दूध भी खाता, दही भी खाता, मट्ठा भी खाता, और 1000-1200 का घी बिकता, और पूरा घर दूध के दूसरे प्रोडक्ट खा लेता। आलस है ना। अभी देखिए आप, गेहूं बाजार में 2300 रुपये कुंटल है। बाजार में दलिया पूछो जरा, तो 50 रुपये किलो है। उड़द अरहर जब कटती है तो 40, 50, 60 रुपये किलो बिकती है। लेकिन अरहर उड़द की दाल खरीदने जाओ तो 120 रुपये किलो मिलती है। तो गांव के लोग, गांव के बच्चे अपने खेती को इनहेंस करके उसका वैल्यू एडिशन वो क्यों नहीं करते? ये तो पूरा बड़े बड़े व्यवसायियों ने ले लिया। अब वो तो तमाशा देखता रह गया, गांव का किसान, गांव के किसान का बच्चा। पान की गुमटी, जो पान पुड़िया बेचता है ना, उसके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन उसके पास 20 लाख रुपए का डिपॉजिट है। तो फिर मेरा देश का किसान जो 10 एकड़ ज़मीन रखता है, उसके ऊपर 4 लाख का कर्जा कैसे है? मैं किसान को अक्सर बोलता हूँ कि ठंडे दिमाग से ज़रा सोचो मित्र। मैं एक ही सवाल है कि तुम 10 एकड़ में खेती करते हो और 4 लाख रुपए का कर्जा क्यों? इसका उत्तर दे दो। तुम दुनिया भर को तुम खाना, फल, सब्जी खिलाते हो, तुम कर्ज में क्यों? उसको डुबोया गया है, कर्ज में डुबोया गया है। पॉलिसी है, इंडस्ट्री को जिंदा रखना है, ठीक है ना। तो 14 करोड़ किसान जब चेतेगा, जब जागेगा, तो देश फिर पुरोहित राष्ट्र बन जाएगा, देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर कोई बीमार नहीं होगा। और अगर नहीं जागेगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये भौतिकवाद जो चकाचौंध की दुनिया है ना, तो बहुत अच्छे होटल, उसमें अस्पताल में जो जिसका कमरा होटल जैसा होगा, वहीं मरोगे। दुनिया का सबसे हसीन पल वो होता है कि जब कोई मर रहा हो, घर वाले उसके मुंह में पानी डाल दें। और आज धनाढ़ लोग जितने भी है ना, अस्पताल में मरते हैं। हेलो। और बहुत पहले एक लोग कहते थे कि श्राप देते थे, तुम ऐसी जगह मरोगे जहाँ पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो मैं बिल्कुल इस हाँ सर, चलिए। यही सब ऑनलाइन के चक्कर में थोड़ा होता रहता है। हाँ हाँ, तो अभी सर एक विषय में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आपने कई बार मेंशन किया पहले संजीवनी खाद के बारे में। आज ज़्यादातर किसान, बताया आपने, 30,000, 40,000, 50,000 प्रति एकड़ कम से कम पेस्टिसाइड पे खर्चा तो करते हैं। ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे, इतना ही पकड़ते हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि 40-50 हज़ार से एकदम शून्य हो सकता है? बिल्कुल जीरो। ये कैसे? क्या है ये संजीवनी खाद जो बाकी किसान नहीं जानते हैं? देखिए, संजीवनी खाद से जीरो नहीं हो रहा, पहले समझो। मेरा पहला कॉन्सेप्ट था जीवामृत, जमीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स की स्थापना करना। अगर किसी किसान ने जीवामृत डाला है तो फसलों में कोई भी क्रॉप हो, उसमें 70-80% जो डिजीज हैं वो सॉइल बोर्न होती हैं, भूमि जनित बीमारियां। अगर मैंने कोई क्रॉप लगाने के 5-10 दिन, 15 दिन पहले जीवामृत डाला है, तो ये समझ लीजिए सॉइल बोर्न डिजीज तो नहीं आएंगी। अब चांसेस हैं एयर बोर्न डिजीज के, हवा जनित। पड़ोसी ने नहीं डाला था, उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन यहाँ आ सकता है उड़ करके। उसके लिए संजीवनी काम करेगी। जो एयर बोर्न डिजीज आने वाली वो नहीं आने देगी। संजीवनी खाद के कितने रोल हैं? जो पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काट के खाने वाला कीड़ा को नहीं काटने देगा।
क्योंकि टेस्ट वैल्यू, पत्ती का लीफ का टेस्ट वैल्यू संजीवनी के नीम के अजाडायरेक्टिन गुण के कारण टेस्ट बदल जाता है, तो कीड़ा नहीं खाता। गोबर का, गुड़ का और नीम का एक इफेक्ट जो है ना, वो ह्यूमिक एसिड बनता है। आज जो फल और सब्जी की खेती करते हैं बाजार में, उनको पल्विक एसिड, ओलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ग्रोथ प्रमोटर के नाम से बहुत सारे पदार्थ बेचे जा रहे हैं। कोई किसान अगर सब्जियों में 5-6 बार 15-15 दिन के ड्यूरेशन पर संजीवनी खाद का स्प्रे करता है, तो उसकी, और जीवामृत डाल चुका है, तो जो 30, 40, 50, 1 लाख तक का खर्चा था ना, वो सब सेव हो जाता है। अभी मैंने बोला कि कई बार तो बीमारी नहीं आती है, किसान को बताया गया है कि ये टमाटर अगर लगाओगे तो इतने इतने ड्यूरेशन पर ये स्प्रे करने पड़ेंगे, नहीं मेरी गारंटी नहीं है। अब किसान चूंकि 1.5 लाख रुपए कुंटल का, 1 किलो का टमाटर का, बैंगन का, मिर्च का सीड लाया तो बेचारा 100 ग्राम है, 16,000 का। जो 16,000 फंसा चुका है, और बनिया ने जिसने बीज बेचा है, तो कहता है देखो भाई, ये 27 स्प्रे का शेड्यूल समझ लो, एक बुकलेट देता है, ये नहीं करोगे तो उपज में क्या होगा मेरी गारंटी नहीं है। तो कई बार तो बीमारी, कीड़ा होता भी नहीं है, तो किसान अपना रूटीन में क्योंकि सिस्टम में वो डालता है। जैसे अभी मोटा सा एग्जाम्पल, एक जो नया बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी आता है ना, तो हेल्थ में, किसी हेल्थ सेंटर में चले जाना, तो उसको 34 टीके प्रेस्क्राइब्ड किए हैं। सेम यही है। और क्या मुझे क्या जाता है, आपके साउथ इंडिया में बिक रहा है बिग कंसोर्सिया, ग्रीन कंसोर्सिया, फलाना कंसोर्सिया, 1800 रुपए की बोतल बिक रहा है। आप मंडी जाके पूछ लेना, मैं 5 लीटर फ्री देता हूं, और बल्कि अगर कोई 50 लीटर ले जाना, वो भी फ्री देता हूं। और मुझसे अच्छा कोई नहीं बेच रहा, मैं तो बेच ही नहीं रहा, तो निःशुल्क सेवा कर रहा हूं। अरे 1-2 लाख रुपए की चीनी खर्च हो गई तो क्या जाता है। मेरा उद्देश्य है देश के 14 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, और 140 करोड़ लोग कैसे हंसे, कैसे बीमारी से मुक्त हों। सपना मेरा है, अब उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ, तो ईश्वर जाने। संजीवनी खाद का थोड़ा बात करते हैं सर, कैसे किसान इसको बना सकता है? जैसे आपने देखिए, जीवामृत समझाया। संजीवनी खाद अगर कोई किसान 1 एकड़ में वेजिटेबल बोया है, मैं 1 एकड़ का एरिया लेके चल रहा हूँ, 1 एकड़ में संजीवनी खाद उसको बनानी है, तो पहले, फिर जैसे जीवामृत का था कब डालना है, तो संजीवनी खाद को स्टोर नहीं कर सकते। सपोज किसी ने बैंगन लगाया, आज बैंगन 2 दिन का है, 35 दिन के बाद हमको संजीवनी खाद की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम 20 दिन के बाद संजीवनी बनाना शुरू करेंगे। तो एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे, 30 किलो नीम की पत्ती लेंगे, ग्रीन लीफ 30 केजी के नियर अबाउट, उनको क्रश करके उस ड्रम में डाल देंगे। 30 केजी गोबर ताज़ा, ताजे का मतलब 4, 5, 6 दिन पुराना, उसको ताज़ा ही मानते हैं। 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, और 70 to 80 लीटर वाटर भर देंगे। धूप में रखेंगे, इस ड्रम को टोटली धूप में रखेंगे, ओपन ड्रम होगा, क्योंकि गर्मी के कारण इसमें फर्मेंटेशन कराना है और फिर सड़ना है। तो गर्मियों के सीजन में 6-7-8 दिन में बन जाता है, अक्टूबर नवंबर में 10 दिन लेता है, जनवरी फरवरी में ये थोड़ा 15 दिन भी ले सकता है, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी कम हो जाती है। देन जब बन जाएगा तो क्या करेगा किसान, अब जैसे मैंने नीम की पत्तियां बोली, अगर किसी किसान को नीम की पत्तियां ना मिले तो 10 किलो नीम की निमौली भी चलेगी। अगर निमौली भी नहीं मिलती तो 20 किलो अकौड़े की पत्ती चलेगी। वो भी नहीं मिलती तो 20 किलो धतूरे की पत्ती चलेगी। वो भी नहीं मिलती तो 5 किलो तंबाकू की पत्तियां चलेंगी। ठीक है ना। तो नीम की पत्तियां, निमौली, अकौड़े की पत्तियां, धतूरे की पत्तियां या तंबाकू, इनमें से कोई एक चीज ले। गोबर 30 केजी रहेगा, गुड़ 3 केजी रहेगा। जितना सॉलिड वॉल्यूम है उसके बराबर या उससे 10-20 लीटर ज़्यादा पानी डालना है। 8 दिन में बन गया। बगल में एक ड्रम रखना है जिसमें 1 एकड़ में अगर मैं किसी दवा को स्प्रे मारता हूँ तो हमको चाहिए 150 लीटर पानी।
बगल में एक ड्रम रखेगा जिसमें 150 लीटर पानी डाल देगा। इस ड्रम से 1/3 मात्रा जितनी भी हो, 100 लीटर, अब जैसे जो घटक डालें उस पर डिपेंड करता है कि 120 लीटर भी हो सकती थी, 100 लीटर भी हो सकती थी, 90 लीटर भी। इससे 1/3 निकालेगा, इस भरे हुए पानी में डाल देगा, इस बगल वाले ड्रम में डंडे से हिला करके 12 घंटे को छोड़ देगा। चूंकि 90% सॉलिड पार्टिकल सब नीचे बैठ जाएंगे, 5 to 10% पार्टिकल कुछ सस्पेंस में रहेंगे। फिर इसको मार्किन के कपड़े से छान करके और इसको 1 एकड़ में स्प्रे मारना है। अगर चिकनी पत्ती का कोई फसल है, जैसे प्याज है, अरबी है, लहसुन है, अगर किसी क्रॉप की लीफ जो है ना शार्प है, तो उसमें स्टिकर डालना है। स्टिकर का मतलब है या तो एक टंकी जो पीट वाली होती है 14 किलो की, 25-30 ग्राम गुड़ घोल देगा या 5 ग्राम निरमा पाउडर डाल देगा, ताकि वो मटेरियल पट्टी में स्टिक कर जाए। और अगर रफ पत्ती है तो ये भी नहीं करना है। 15-15 दिन के अंतराल पर इसको रिपीट मारना है। सब्जी की फसल में जब 3 स्प्रे कर दो तो 1 यूनिट फिर बना लो, क्योंकि अभी पेस्टिसाइड के स्प्रे तो आप कम से कम 12, 15, 20 करोगे, इसके 6 स्प्रे मार दो, काम खत्म। तो नीम, गोबर, गुड़, बस। ना पल्विक एसिड की जरूरत है, ना ओलिक एसिड। मेरा सूत्र है अभिनव जी कि देश का किसान 1 रुपया भी बाजार ना ले जाए। जिस दिन ऐसा संकल्प लेगा ना, उस दिन वो धनाढ्य हो जाएगा और उसको गरीब बनाने वाले सड़क पर। ये जो संजीवनी खाद है सर, एक और प्रश्न होता है, सारे फसल पे काम कर सकता है? आपने कुछ उदाहरण लिया, जैसे हाँ, गन्ना राजयान हम कहते हैं बेसिकली, चूंकि मैंने सुना एक बात इंसेक्ट की बताई, लेकिन फल में, सब्जियों में फ्रूट सेटिंग की प्रॉब्लम है और उसमें व्यवहारिक है। अब जैसे बिग किसान है, 25 एकड़ का किसान है और गन्ना बोया है, कहाँ से लाएगा नीम की पत्तियां? मैं नेचुरल फार्मिंग में नेचर ना डिस्टर्ब होने पाए। देखिए, सब्जियों में चल जाएगा, 2 एकड़ जमीन में सब्जी है। अब मैं धान, गेहूं, गन्ने में अगर कहूँगा कि संजीवनी डालिए तो 2-3 साल में पता चला देश में नीम का पेड़ ही खत्म हो गया, है ना। देखिए, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है हमको कोई भी ऐसा आइडिया, जैसे अभी एक मेरे 2-3 किसानों ने क्या किया, संजीवनी डाला तो नील गाय संजीवनी में जीवामृत मिला दिया और स्प्रे मार दिया, तो उनको नील गाय नहीं खाने लगी। उसने हमको वीडियो भी बना के भेजी। अब जीवामृत के जीवाणु अगर किसी के पेट में चले गए तो वो डैमेज करेंगे। तो ये 3-4 किसानों ने वीडियो बना के भेजी और उन्होंने ट्रायल किया और वो वीडियो बना रहे। देखिए, जब मैंने ये गाय के खुर हैं, ये पैर बने हैं, बहुत आती थी, बहुत खाती थी, फसल को खाया हुआ दिखाया। फिर वो दिखा रहा है कि अब यहाँ खूब गाय आती, लेकिन मेरे खेत की पत्ती नहीं खाती। लेकिन मैं एज ए मनुष्य ये स्वीकार करता हूँ कि ये चीज़ मुझे पब्लिश नहीं करनी है। ये मानवता के, प्रकृति के हित में नहीं है। जीव है जीवहार, हर जीव को खाने का अधिकार है। हम इतना भी ज़्यादा ना करें कि हम किसी को बिल्कुल डैमेज कर दें। अब तजुर्बे बहुत हैं, लेकिन कुछ तजुर्बे हमको इशारा करते हैं, ना 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 ना, ये लाख अच्छा है लेकिन बोलना मत, पब्लिक प्लेस पर मत बोलना। मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मानवता बचनी चाहिए। यहाँ धरती बचेगी तो इंसान बचेगा। तो इसलिए मैंने बोला ना, गन्ना, धान, गेहूं में मैं क्यों नहीं, 2 कारण हैं। व्यवहारिक भी नहीं है, और अगर मेरी किसान बात मान गए तो भाई साहब कल को नीम का पेड़ नहीं मिलेगा गांव में। तो नीम भी बचनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब्जियों में, फलों में डालिए। समझ गया। आप ये भी कहते हैं कि इससे जो कीट हैं वो मरते नहीं हैं, ये सही बात है? तब क्या फ़ायदा? नहीं, सुन तो लो।
आप किसी मैरिज पार्टी में जाएं जहाँ 1,000 लोगों का खाना बना हो और एक सब्जी का भगोना है बहुत बड़ा जिसमें 1,000 लोगों की सब्जी रखी है लिक्विड रूप। मैं एक ड्रॉप, केवल एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दूं, एक बूंद, कोई सब्जी खाएगा? लेकिन कोई खा लेगा तो मरेगा। तो लोग खाएंगे नहीं और खा भी लेंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन वो स्मेल ऐसी है। तो संजीवनी खाद डालने के बाद एक इंसेक्ट आया और लीफ को चाटने लगा, रस चूसने लगा, तो उसको टेस्ट पसंद नहीं है, देन माइग्रेट कर गया। हालांकि जब हम बड़े स्केल पर जाते हैं तो ये भी गलत है। जैसे तार फेंसिंग करते हैं ना, अपने खेत में तार फेंसिंग कर लिया कि कोई जानवर, नील गाय ना आए या गाय ना आए, तो इससे जान तो क्या हुआ, हमारी तो 2 एकड़ का एरिया बच गया, लेकिन वो गाय खाएगी अल्टीमेटली। तो जिनके यहाँ फेंसिंग नहीं थी उनका खाएगी। तो देखिए, ओवरऑल राष्ट्र का क्षति तो है, एक व्यक्ति को लाभ हुआ है, लेकिन राष्ट्र की क्षति है। वो जो घटना होनी थी वो घटी है, लेकिन हमारे घर में नहीं घटी, बगल में घटी है। तो जैसे मैं अपने फार्म हाउस में कोई भी संजीवनी वंजीवनी डालता ही नहीं हूँ, वहाँ तो हमारा नेचर ने कंट्रोल कर रखा है। ना मैं वहाँ जीवामृत डालता हूँ, किसान आते हैं उनको बताता हूँ, मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि इस आबो हवा में वो जीवाणु है। इस आबो हवा में चिड़ियाँ आ गई हैं तो वो इंसेक्ट कंट्रोल करती हैं। सॉइल रिच हो गई है तो इंसेक्ट कम लगता है। जिससे मैंने जंगल का उदाहरण, इसी हमें कुछ भी नहीं डालना यार, कल को जीवामृत भी नहीं डालना, हमको संजीवनी भी नहीं डालनी। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है हम इतने नेचर के बारे में इतने कॉन्शियस हो गए, नेचर की इतनी प्यारी समझ आ गई है कि अब तो भाई साहब, मैं जीवामृत भी नहीं डालता हूँ, अब मैं संजीवनी भी नहीं डालता हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली वहां ले जाना है देश को, लेकिन यहां से शुरू करेंगे। अभी किसी को हम इतना उच्च कोटि का दर्शन बताएंगे तो लोग हमें गाली देंगे। तो एक तरीका बता रहा हूँ, जीवामृत डालिए, संजीवनी डालिए, एक दिन आएगा ये समझ आपके अंदर खुद डेवलप हो जाएगी, खुद डेवलप हो जाएगी। एक क्योंकि एक और रिजल्ट प्रश्न है सर, एक और प्रश्न है सर, बहुत सारे लोग का ये रहता है, मेरा भी प्रश्न है, क्या हर फसल प्राकृतिक खेती से हो सकता है? आपने शिमला मिर्च का उदाहरण दिया। आज जब हम रासायनिक खेती में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड केमिकल शायद शिमला मिर्च में पड़ता हो। मानो कल मुझे वो शिमला मिर्च प्राकृतिक खेती में करना है, जीवामृत के साथ, संजीवनी खाद के साथ, क्या ये मुमकिन भी है? देखो सुनो, हमने अभी कृषि विज्ञान बताया, जब हम किसी क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं तो हम कितनी बातों पर देखते हैं। क्या मेरी सॉइल की फर्टिलिटी इस क्रॉप को पोषण दे पाएगी? यस, दे पाएगी। अगला, क्या ये क्रॉप हमारी इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है? यस है। क्या मैं जो क्रॉप बोने जा रहा हूँ उसको जो बायोडाइवर्सिटी चाहिए वो यहाँ है? यस है। तो शिमला मिर्च भी हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि शिमला मिर्च का नाम क्यों है शिमला? हिमाचल, कोल्ड प्लेस। अब शिमला मिर्च को बुंदेलखंड में भी लोग उगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आज की तारीख में क्या मिस्टेक हो रही है हमारे साइंटिस्टों से? बोले शिमला मिर्च लगा लो। यार तुमको ये तो समझ होना चाहिए कौन सी क्रॉप किस क्लाइमेट की। जैसे आज की तारीख में हमारे बुंदेलखंड में चंदन का 500-500 रुपए का पेड़ बेच के चले जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं किसान को कि भाई साहब चंदन की लकड़ी जो है ना 3,000 रुपया किलो है। वो मलयागिरी का चंदन है। बुंदेलखंड में ना तो चंदन में वो एरोमा आ सकता है, ना 3,000 क्या 30 रुपए किलो नहीं बिकेगा, और नहीं बिक रहा है। लेकिन प्लांटिंग मटेरियल बेच के वो तो अरबपति बन गए। सेम टू सेम यही चल रहा है कि सुपारी लगा लो, नारियल लगा लो, है ना, लीची की खेती करो, क्लाइमेट हो ना। तो परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया कि कौन सी फसल कहाँ के लिए उपयुक्त है। अब शिमला मिर्च जहाँ के लिए उपयुक्त है, अगर वहाँ बोया जाएगा। मैं गेहूं की बात कर दूं, सिंपल। गेहूं जिन ठंडे मुल्कों का है वहाँ पानी को थोड़ी लगाया जाता है। वहाँ तो ऑलवेज सॉइल में कंटिन्यू मॉइस्चर रहता है।
और हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश की क्रॉप ही नहीं थी, जबरदस्ती आपने घुसेड़ दी तो जमीन का पानी तो गेहूं ले गया पूरा। गेहूं ने बर्बाद किया है देश को। हमारे वैज्ञानिकों ने गेहूं को इसलिए प्रमोट करते हैं, 330 मिलियन टन का खाद्यान्न, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं साहब मेरी टेक्नोलॉजी, गेहूं का उत्पादन देखिए, पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन 330 मिलियन टन, तो नेता लोग उनकी पीठ तो, अरे यार आओ ना ट्रेडिशनल फार्मिंग में, चना ज्वार मटर बो ना, फिर दिखाओ 330 मिलियन टन। तो अभी मैंने क्या बोला कि हर आदमी अपना टर्म अचीवमेंट है, कोई कहता है हमने साहब ये कर दिया, हमने साहब ये कर दी। अभी कल एक पौधा है जिसमें टमाटर भी लगा है, आलू भी लगा है ना। क्या है तमाशा यार, अब फलाने को तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा है, और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल जाए, लेकिन देश को क्या दिया तुमने? ये क्या उचित है? जेनेटिकली छेड़छाड़, जो जीएम सीड है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो बना रहा है, वो महा 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 अधर्मी है। वो देश का और देश के रहने वाले लोगों का सत्यानाश करके जाएगा, लेकिन वो गोल्ड मेडल का अधिकारी है। बताइए क्या करोगे, है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकै शेर भाजी टकै शेर खाजा, चल रहा है सब। खेती एक समझ का विषय है, खेती धर्म का विषय है, खेती दर्शन का विषय है, खेती एक ज्ञान है, खेती एक साधना है, खेती एक पूजा है। खेती में मैं सबका हित चाहता हूँ, अपना हित नहीं। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। इंटेलेक्चुअल मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वो दूसरों के लिए जिए। आज जो पढ़ लिख गए वो इंटेलेक्चुअल है, वो अपने लिए जी रहे हैं। ये कौन सा साइंस है भाई? ठीक है ना। चलिए और कोई प्रश्न है? नहीं सर, आई थिंक काफ़ी डिस्कशन हो गया। लास्ट कुछ पॉइंट पे मैं टच करना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेती का जो एक उदाहरण, कोई बहुत सारे फसल होते हैं, आपने बोला गेहूं हो रहा है, आपने कई अलग फसल भी कर रहे हैं राइट आपके किसान। कोई फल या सब्जी का उदाहरण लेके समझाइए कि मानो प्राकृतिक खेती से कोई फल निकल रहा है और वही फल रासायनिक खेती से निकल रहा है, दोनों में न्यूट्रिशन को छोड़ के और सेहत को छोड़ के और क्या अंतर होते हैं? देखिए सुनिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, उससे सब समझ में आ जाएगा। देश का किसान, ये किस्सा मैं अक्सर सुना देता हूँ लोगों को। एक बच्चे की शादी हुई, घर में बहू आ गई, और घर में एक बहू आ गई, उसको लोग बेटी नहीं मानते हैं, उसको स्नेह नहीं देते हैं, उसको प्यार नहीं करते हैं। उसके पिताजी ने थोड़ा सा दहेज कम दिया तो उसको टार्चर करते हैं, गाली देते हैं। फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। पूरा घर, मतलब उसका हस्बैंड, उसके सास ससुर जानते हैं कि ये बहू को पेट में बच्चा है, लेकिन अब भी कोई ध्यान नहीं देता। यानी खाना पीना उसको सुधारना चाहिए कि उसको मट्ठा मिले, दूध मिले, दही मिले, मेवे के लड्डू मिले, ऐसा किसी ने नहीं ध्यान दिया। फिर वो 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता, बेटा पैदा होता है। अब चूंकि माँ मन से दुखी थी और पोषण भी नहीं था, इसलिए बच्चा बीमार पैदा हुआ। अब ये तीनों लोग जो है ना, उस बच्चे को उस ज्योतिषी के यहाँ, मौलवी के यहाँ, पंडित के यहाँ, एलोपैथिक के यहाँ, आयुर्वेद के यहाँ, होम्योपैथ के यहाँ दौड़ रहे हैं। इनको अब भी अकल नहीं आ रही है कि यार तू उसकी माँ को हंसा दे, कहानी खत्म कर। 2 दिन की कहानी है, उसकी माँ को हंसाओ, बच्चा भी हेल्दी है। सेम ये मेरे देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। जो फसल बीमार है, जो आपको खाना है, उस जहाँ माँ से पल रही है, उस माँ को हंसा दो यार। तो आपका जो प्रश्न था कि एक नेचुरल फार्मिंग से उगाया गया, एक केमिकल फार्मिंग से उगाया गया, तो उसमें क्या डिफरेंस है? एक तो जमीन में पोषक तत्वों का अभाव है, जैसे मैंने बोला 1% मिनिमम ह्यूमस होना चाहिए, और आज कितना है? 0.3। तो सॉइल में जो एलिमेंट नहीं है, वो जाहिर सी बात है वो क्रॉप की यील्ड में भी नहीं। जैसे जिंक की कमी सॉइल में थी, तो जिंक की कमी उस उत्पाद में, आयरन की कमी, मैग्नीज की कमी, मैग्नीशियम की कमी। अब उसमें आपने पेस्टिसाइड और डाले तो उनका निगेटिव इफेक्ट।
आप हिंदुस्तान की मार्केट में जो फार्मास्यूटिकल चल रहा है ना, 90% जो दवाइयाँ हैं वो सप्लीमेंट्री फूड हैं। जिंक की गोली लो, आयरन की गोली लो, कैल्शियम की गोली लो, मैग्नीशियम की गोली लो, सल्फर की गोली। ये जो साल्ट का कम्बिनेशन है ना, वही तो बेचा जा रहा है। दुनिया इस बात पर नहीं चल रही है कि आखिर मनुष्य को सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत क्या पड़ी, हमारी फसल को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ी, और सप्लीमेंट्री फूड फसलों को कब तक दे सकते हैं, इंसान को, पशुओं को सप्लीमेंट्री फूड आखिर कब तक खिला सकते हैं। एक दिन तो आएगा कि आप यहाँ भी हाथ खड़े कर दोगे, आप इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बस वही मेरा मनुष्य धरती पर मनुष्य के जीवन का अंतिम दिन होगा, और ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है। तो नो सब्सिडी पे डाउट। क्या रहा है सर आपका? आए आज जो हम सब्सिडी का बात करते हैं, सरकार इतना सब्सिडी दे रही है किसान को सपोर्ट करने के नाम में, उस पे क्या रहा है आपका? देखो, जो क्रॉप में हम फर्टिलाइजर देते हैं, सीड देते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मैं सोचता हूँ कि ज्ञान से बड़ा हथियार कुछ नहीं है। सब्सिडी कब तक देंगे, कितनी देंगे? जैसे आज चल रहा है, आज 3.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग यूरिया डीएपी में सब्सिडी है। कब तक? लेकिन उनकी मजबूरियां हैं। आज की तारीख में जो सिस्टम ने बना लिया ना अपने आप को, नीतियों ने, वो एक ऐसा सिस्टम जो क्रिएट किया है, उससे ना नीचे उतर सकते हो ना ऊपर। ऊपर तो चले जाओगे, सिस्टम को खराब और कर सकते हो, लेकिन उसको ठीक करने की हिम्मत नहीं है। उसका कारण है कि जब दोनों पक्ष समझें, सब्सिडी लेने वाला भी समझे कि यार ये जो सब्सिडी मैं ले रहा हूँ इससे कोई फायदा तो हमको हुआ नहीं। समझना अभिनव जी, आज जो किसान धरती माता के गर्भ का 800 फुट से पानी निकाल रहा है, उसका बिल सरकार ने फ्री कर दिया बिजली का। जो प्रकृति को लूटेगा, सरकार ने कहा जो जितना ज्यादा प्रकृति को लूटेगा मैं उतना ही ज्यादा आपके साथ खड़ा हूं। जो यूरिया डीएपी डाल रहा है, 1 हेक्टेयर का किसान आज 5 कट्टा डीएपी 10 कट्टा यूरिया 1 हेक्टेयर में यूज करता है धान और गेहूं की क्रॉपिंग सिस्टम में। उसको 35,000 रुपये सालीना का सब्सिडी मिलता है। एक किसान समझदार है, ऑनेस्टी के साथ गाय बैल पालता है और बढ़िया से अपना यूरिया डीएपी नहीं ले मिलता है, तो उसको भी राइट बनता है 35,000 रुपये मिले। उसने धरती माता को खराब भी नहीं किया, लेकिन उसको सरकार ठेंगा दिखाती है। जो पानी बचाए, उर्द मूंग की, चने की, मसूर की खेती करे, जमीन का पानी न लूटे, उसको ठेंगा दिखाती है। जो पानी लूटे उसका बिजली का बिल माफ, जो जमीन को बंजर करे उसको सब्सिडी। तो मैं सब्सिडी के पक्ष में नहीं हूं। ज्ञान दीजिए, उसकी उपज का मूल्य दीजिए, किसान को उसकी उपज का मूल्य सही मिल जाए ना यार, काय के लिए सब्सिडी दे रहे हैं? तो अभी तो थोड़ी सी सब्सिडी देते हैं, फिर उसकी उपज के मूल्य की कोई गारंटी नहीं। तो दोनों तरफ से किसान को भी सोचना पड़ेगा और हमारे नीतियों को भी सोचना पड़ेगा। साइंटिस्ट जब सब लोग मिल करके सोचेंगे यस इसी धरती पर रहना है और हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे रहेंगे। और किसी अटल बिहारी ने गाई है कविता, तो किसी और की है, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। और किसी ने कहा है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। तो धरती के लिए समर्पण, धरती ही धर्म है, ठीक है ना। तो अब चूंकि अब सबको तो कागज का नोट चाहिए, मैंने फिर बोला अब सनातन कागज का नोट, धर्म कागज का नोट, पूजा का कागज का नोट, सब कुछ हमारे दिमाग में कागज का नोट है, तो सब कुछ सलामत है। और हकीकत ये देख रहा हूं कि कुछ भी सलामत नहीं है। सर आखिर में पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले एक आपने कहा था कि आपके जीवन का उद्देश्य है कि 14 करोड़ किसान को कर्ज से मुक्त कराना, कर्ज से मुक्त कराना और साथ ही साथ देश के सेहत को बेहतर 140 करोड़ आबादी को मर्ज से मुक्त कराना। हाँ, तो ये मतलब अपने शब्द में मैं समझा। आप
अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं इसकी तरफ, आपने बहुत सारे किसानों को एजुकेट किया है। फिर किसानों को, पहले किसानों को इसी मिशन के साथ आप क्या चाहते हैं किसान करे, और दूसरा मुझे लगता है नौजवान का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें अगले 10 15 20 30 साल। तो आखिर में उनको, इन दोनों लोग को आप क्या एक एक मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे इस मैं गोल को हम किसानों अचीव कर को एक सके? मैसेज देता हूँ, एक ही मैसेज बार बार कहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। हमारी बात जिस किसान को अच्छी लगती हो, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन वो अपने तक सीमित है। मैं उनको एक ही निवेदन करता हूँ, दीप से दीप जलाइए। अगर आपको कुछ मेरा अच्छा लगा है तो वो 10 लोगों को, 20 लोगों को ट्रांसफर कर दीजिए, बस भगवान आपसे खुश है। अगर अच्छी बात है तो उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। जैसे आज आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप धन्य के पात्र, ठीक है ना। सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, झूठ के सहारे कब तक जिएंगे। मैं लोगों को कहता हूं कि सच की कड़वी गोली, सच नाम की कड़वी गोली एक बार हिम्मत करके निगल दो, जीवन संवर जाएगा। और झूठ की मीठी गोली आप चाहे जितनी खा लेना, आप रोते ही रह जाएंगे। तो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य नहीं स्वीकारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बस यही मेरा संदेश है। अच्छा लगे तो ब्रॉडकास्ट करिए और सत्य के साथ चलिए। या तो रामायण, वो श्री कृष्ण की मतलब गीता वीता फेंक दीजिए। भाई श्री कृष्ण ने तो महाभारत में यही बताया ना या अर्जुन को कि भाई सत्य और धर्म की स्थापना करनी। तुम्हें जब असत्य पे चलना है, अधर्म पे चलना है, तो गीता क्यों पढ़ते हो? मेरा एक और क्वेश्चन है, क्यों पढ़ते हो भाई? क्या जरूरत है पढ़ने की, जब तुमने कसम खाई है कि मैं असत्य के साथ चलूंगा, अधर्म करूंगा, ठीक है ना। तो हमें तय करना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि दुनिया में मुस्काए, हर व्यक्ति मुस्काए, तो सत्य के साथ चलिए। दुनिया का हर व्यक्ति खुश रहे तो धर्म के साथ चलिए। तुम अपनी चिंता करोगे तो हम सब लोग क्या है, हम आपकी समस्या का कारण बन बैठे और आप मेरी समस्या का। अरे मैं कहता हूँ ना, मैं तुम्हारी समस्या का कारण बनूं, ना तुम मेरी समस्या का कारण बनो। सब लोग अपने अपने घर में आनंद के साथ रहें, खाएं पिएं, मौज करें, कर्म करें, ठीक है ना। आई थिंक सर काफ़ी तगड़ा मैसेज है। इसी के साथ मैं पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा ताकि लोग याद रखें। सर शुक्रिया आपके समय के लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो किसान देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो भी शायद एक अलग तरीके से खाना को समझे, खेती को समझे। एंड जैसे आपने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का, सही मैसेज पहुँचाने का। जो भी लोग ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं, देन मैं उम्मीद करता हूँ उनको कुछ नया सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। एंड ऑनलाइन नहीं, जल्द आपसे उत्तर प्रदेश आके ऑफलाइन भी मुलाकात करेंगे सर। ठीक है।